तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेविल्स इनोसेंट लव, इस लव स्टोरी के बारे में। एक अच्छी लव स्टोरी है, तो शुरू करते हैं हमारी ये स्टोरी डेविल्स इनोसेंट लव। एपिसोड 6 to 10 एडी नोट, अ नेम इट्स अ पावरफुल ब्रांड। बूढ़ा आदमी अपने सामने बैठे दोनों लड़कों को देखकर मजाकिया ढंग से मुस्कुरा रहा था। जब उसके आदमी ने बताया था सिंघानिया और मेहरा परिवार के बेटे उससे मिलना चाहते हैं, तो उस वक्त वो थोड़ा कंफ्यूज था। पर जैसे ही उसे पता चला वो दोनों अनन्या के लिए आए हैं, तो उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई, जैसे उसकी सदियों सी बाकी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, बताओ बच्चों, क्या खाना पसंद करोगे? वैसे मैं तुम्हारे जितना अमीर तो नहीं हूं, पर तुम्हारी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करूंगा। इस पर रिवांश चिढ़ते हुए बोला, तुम हमारी ख्वाहिशें पूरी कर सको, तुम्हारी इतनी औकात है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। कुछ समय बाद वो चुप हुआ और गुस्से से आंखें दिखाते हुए बोला, सही कहा बच्चे, मेरी उतनी औकात नहीं कि मैं तेरी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं, लेकिन तेरा बाप तो मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा जब उसे पता चलेगा तू मेरे कब्जे में है। इतना कहकर बूढ़ा आदमी फिर से हंसने लगा। उसके साथ उसके सारे आदमी भी हंसने लगे। गुस्से से रिवांश की मुट्ठियां बंद हो गईं। उसने बूढ़े आदमी पर चिल्लाते हुए बोला, यू बास्टर्ड, और सोफे से उठकर उस आदमी की तरफ एक कदम लिया था कि तभी अरसद ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे इशारा करके सोफे पर बैठने को कहा। रिवांश अरसद की बात मानते हुए सोफे पर बैठ गया। अरसद ने बूढ़े आदमी को गौर से देखा, फिर एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, दिवाकर प्रसाद, वीके इलेक्ट्रॉनिक के सीईओ, करीब 12 साल पहले वीके इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के टॉप 100 कंपनी के अंडर आती थी, लेकिन पिछले 5 साल पहले वीके इलेक्ट्रॉनिक पूरी तरह दिवालिया हो गई। आज दिवाकर प्रसाद को अपना घर चलाने के लिए छोटे बच्चों को किडनैप करना पड़ रहा है। देखा जाए तो प्रसाद फैमिली के लिए ये बहुत ही दुख की बात है। अरसद से अपने बारे में इतना सब सुनकर दिवाकर प्रसाद हैरान हो गया। उसने उसी हैरानी के साथ पूछा, ये लड़के, तुझे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? इस पर अरसद मुस्कुराने लगा। दिवाकर प्रसाद अभी भी एक टक अरसद को देख रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, जब उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया गया है, फिर अरसद को उसके बारे में कैसे पता चला, जबकि उसे अच्छे से याद था उसने अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में मुंबई के किसी को भी इंसान को नहीं बताया था। कौन हो तुम और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? दिवाकर जी ने पूछा। उन्हें अब अरसद की आइडेंटिटी को लेकर डाउट हो रहा था। उनका सवाल सुनते ही रिवांश और अरसद मुस्कुराने लगे, तो दिवाकर जी से रहा नहीं गया। उन्होंने फिर से कहा, मुंबई में मेरे बारे में कोई नहीं जानता, दिल्ली में भी सब लोग मुझे भूल चुके हैं। सागर कश्यप ने मेरी आइडेंटिटी को बिजनेस दुनिया से पूरी तरह मिटा दिया है। ऐसे में वीके इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पता लगा पाना नामुमकिन है। फिर तुमने इस बारे में कैसे पता किया और क्यों? इस बार अरसद सीरियस था। उसने कहा, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो दिवाकर प्रसाद थोड़ा सोचने के बाद बोले, ठीक है। तो अरसद बोला, तुम दिल्ली से मुंबई क्यों आए हो? तो दिवाकर जी ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, मुझे किसी की तलाश थी। अरसद मुस्कुराया, जैसे वो दिवाकर जी के जवाब से सैटिस्फाइड हो। उसने आगे पूछा, मेरे डैड ने तुम्हें ही अनन्या को किडनैप करने के लिए क्यों चुना, जबकि वो इस काम के लिए किसी को भी हायर कर सकते थे? ये सुनकर दिवाकर प्रसाद मुस्कुराते हुए बोले, हो सकता है उन्हें लगा हो मैं इस काम को अच्छे से अंजाम दे सकता हूं। इस पर अरसद व्यंग्यात्मकता से मुस्कुराया। शायद उसे इसका जवाब पहले से पता था। उसने अपना आखिरी सवाल पूछा, अगर तुमने अनन्या को सिर्फ पैसों के लिए किडनैप किया है, तो फिर मैं तुम्हें दुगनी रकम देता हूं। बदले में तुम्हें अभी अनन्या को मुझे सौंपना होगा। इस बार अरसद ने सीरियस होते हुए अपनी बात कही थी, लेकिन उसकी बात सुनते ही दिवाकर प्रसाद जोर जोर से हंसना लगा। उसने अरसद का मजाक उड़ाते हुए कहा, पहले मुझे लगा था तुम में कुछ तो अलग बात है, पर मैं तो गलत साबित हो गया। बच्चे, माना कि तुम बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो, पर जो काम तुम अभी कर रहे हो
इसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। और रही बात पैसों की, तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। जिस लड़की को तुम यहाँ बचाने आए हो वो कुछ घंटों बाद मुंबई ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर होगी। पता है कैसे? नहीं पता होगा, मैं ही बताता हूँ। वो जो लड़की है ना, वो बहुत खूबसूरत है और ऐसी लड़कियों की डिमांड हर जगह होती है। इसलिए मैं उसे ऐसी जगह भेजने वाला हूँ जहाँ उसकी खूबसूरती की कद्र हो सके। आखिरकार तुम भी तो उसके खूबसूरती के ही काहिल हो, वरना भला कौन एक नौकर की बेटी को इतनी अहमियत देता। क्यों, मैंने सही कहा ना? इतना बोलकर दिवाकर प्रसाद हंसते हुए वहां से जाने लगा। वहीं उसके कहे शब्द अभी भी अरसद के कानों में गूंज रहे थे। उसके फेस के साथ उसके कान और हाथ भी लाल हो गया था। वो इतने गुस्से में था कि उसके हाथों की नसें दिखने लगी थी। ये देखते हुए रिवांश ने उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए और उसे शांत करते हुए बोला, अरसद रिलैक्स, हमें अगर अनन्या को बचाना है तो जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना होगा। लेकिन अरसद कहाँ उसकी बात सुनने वाला था। वो अपनी जगह से उठा और दांत पीसते हुए बोला, जिस लड़की को तुम बेच रहे हो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही खून है, ग्रैंड डॉटर है तुम्हारी। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सुनते ही दिवाकर के पैर रुक गए। रिवांश के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग कभी अरसद को देखते तो कभी दिवाकर प्रसाद को। दिवाकर जी ने एक बार फिर से अरसद को हैरानी से देखा और कहा, तो तुम सब जानते हो, फिर तुम्हें पता होना चाहिए। उसी लड़की की मां की वजह से आज वीके इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मेरा बेटा जेल में है, मेरे पोते पोती मुझे छोड़कर दूसरे देश में रह रहे हैं। मेरी बेटी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती, मेरा बेटा जेल से बाहर नहीं आना चाहता। और इन सब की जिम्मेदार थी वो औरत जिसे आज मैंने खत्म कर दिया और उससे जुड़ी हर चीज को मैं बर्बाद करके रख दूंगा। ये कहकर दिवाकर प्रसाद ने अपने खास आदमी की तरफ रुख किया और उसे ऑर्डर देते हुए बोला, इन दोनों को हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इन्हें अभी खत्म कर दो। ये सुनते ही उस आदमी ने सिर हिलाया और अपनी पैंट की पॉकेट से गन निकालकर उसे अरसद की तरफ पॉइंट किया। फायरिंग की आवाज पूरे लिविंग रूम में गूंज गई। सभी हैरानी से उस आदमी को देखने लगे जो अब मर चुका था। गोली अरसद को नहीं बल्कि उस आदमी को लगी थी, लेकिन कैसे? सभी शॉक्ड थे। ये कैसे हुआ? किसने किया ये? दिवाकर जी गुस्से से फटते हुए बोले और उनकी नजर अरसद पर जाकर रुक गई। ये तूने किया? नहीं, तू ये कैसे कर सकता है? तू तो यहां अकेले आया था, फिर कौन हो सकता है? कहते कहते दिवाकर प्रसाद रुक गया। एक साथ हजारों कदमों की चलने की आवाज सुनकर सब अपने चारों तरफ देखने लगे और देखते ही देखते लिविंग रूम से लेकर बंगले के हर के कोने में ब्लैक यूनिफॉर्म और अपने हाथों में गन के साथ चेहरे पर एडी का रेड डेविल मार्क्स पहने मोटे लंबे चौड़े आदमी खड़े थे। दिवाकर जी को पूछने की भी जरूरत नहीं थी कि वो लोग कौन थे। उसके फेस पर लगे रेड डेविल मार्क्स, जिसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर एडी का लोगो बना था, ये बताने के लिए काफी था कि वो सब एडी के आदमी थे। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था उसने एडी से पंगा कब लिया। वही रिवांश जिसे अरसद की हिडन आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता था। फिर भी वो इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर अंदर ही अंदर डर से कांपने लगा था। अरसद के करीब जाकर उसने धीरे से उसके कान में कहा, तूने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया? अगर तुझे दिवाकर को खत्म ही करना था तो वो काम तो तेरा एक आदमी ही कर देता। बेवजह ही तूने इन सब का टाइम और अपना पैसा बर्बाद किया। अरसद ने एक नजर रिवांश को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और वो इस वक्त काफी खतरनाक लग रहा था। रिवांश ने उसे पहली बार ऐसे देखा था। डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। ही, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तू कर जो तुझे करना है, मैं सोफे पर बैठ जाता हूं। अपने डर को छुपाते हुए उसने मुस्कुराने की कोशिश की और उल्टे पैर चलते हुए जाकर सोफे पर बैठ गया। अरसद ने अपनी नजरें दिवाकर की तरफ की और उसके पास जाने लगा। अब तक तो दिवाकर प्रसाद भी अरसद के ताकत का अंदाजा लगा चुका था। उसने अपने कदम पीछे करने चाहे पर अरसद के दो आदमियों ने उसे पकड़कर आगे की तरफ धकेल दिया। दिवाकर प्रसाद खुद को संभाल नहीं पाया। वो सीधे अरसद के सामने मुंह के बल गिर गया।
अरशद ने एक टेढ़ी स्माइल दी और उसके कंधे पर अपने पैर रख दिए। उसने अपने पैरों पर थोड़ा जोर दिया। दर्द से दिवाकर की तपड़ने लगा और अरशद के पैरों को हटाने की कोशिश करने लगा। तो अरशद बोला, तेरी तो अभी से हालत खराब हो गई, फिर तू आगे ये सब कैसे सह पाएगा? इससे अच्छा मैं तुझे एक ही बार में खत्म कर देता हूं, लेकिन ऐसा करने पर तो तू आराम से मर जाएगा। फिर मुझे सुकून कैसे मिलेगा? इसलिए मैं तुझे इतनी आसानी से तो नहीं मरने दूंगा, बल्कि मैं तुझे तेरे परम मित्र के हवाले कर देता हूं। सुना है तेरे बड़े एहसान है उस बेचारे पर, तो क्यों ना तेरी खातिरदारी करने का मौका मैं उसे ही दे दिया जाए। इतना कहकर अरशद ने अपने एक आदमी की तरफ रुख किया, जो दिखने में सभी का लीडर लग रहा था, और कोल्डली बोला, मुझे यह दोबारा मुंबई में नजर नहीं आना चाहिए। इस पर उस आदमी ने कहा, यस बॉस। फिर अरशद बंगले से बाहर आ गया। उसके पीछे पीछे रिवांश भी बाहर आया, और बाहर का नजारा देखकर वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया। हर 2 कदम की दूरी पर रेड डेविल मार्क्स और ब्लैक यूनिफॉर्म में हजारों आदमी खड़े थे। अरशद अपनी कार के पास आकर रुक गया और उसने एक नंबर डायल किया। फोन रिसीव होने के कुछ सेकंड बाद ही उसने फोन रख दिया और कार में बैठ गया। कार फुल स्पीड के साथ वहां से निकल गई। रिवांश ने ड्राइवर सीट पर बैठे आदमी को देखा और उसकी नजर ड्राइवर के उंगली की रिंग पर रुक गई। एडी, रिवांश धीरे से बुदबुदाया। तभी उसकी नजर पैसेंजर सीट पर बैठे आदमी के फोन कवर पर गई। उसने फिर से कहा, एडी। उसके बाद उसने कार के कोने कोने में अपनी नजर दौड़ाई और ज्यादातर चीजों पर एडी का लोगो बना हुआ था। उसने अपने बगल में बैठे अरशद को देखा, जो इस वक्त लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। ये वो लैपटॉप नहीं था जो रेगुलर वो यूज किया करता था, बल्कि ये तो एडी के ब्रांड का लैपटॉप था। एडीए का मतलब अरशद और डी का इसका मतलब क्या हो सकता है? रिवांश ने इस बारे में ध्यान से सोचा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। पर एक बात तो उसे अच्छे से समझ आ गई थी, उसका दोस्त एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है। वो इसी सब के बारे में सोच रहा था और कार एक सुनसान सड़क पर रुक गई। कुछ ही सेकंड में उनकी कार की बगल में एक और कार रुकी और अरशद नीचे उतर गया। दूसरी कार का डोर ओपन हुआ और 2 आदमी बाहर आए। ये दोनों वही आदमी थे जिनके साथ अरशद हॉस्पिटल आया था। ईशान और माधव, अरशद के खास आदमी। उनके साथ ही अनन्या भी कार से नीचे उतरी। वो बहुत डरी हुई थी। उसके आंसू सूख चुके थे और उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। जैसे ही उसने अरशद को देखा, वो उससे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ कैसी है? अरशद माँ कैसी है? वो ठीक है ना? बताओ मुझे, वो ठीक है ना? अनन्या ने रोते हुए ही अरशद से सवाल किया। अरशद ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसे रोने से नहीं रोका, बल्कि उसके सिर पर अपने हाथ फेरने लगा। उसने अपने खास आदमी माधव और विशाल को वहां से जाने का इशारा किया और खुद अनन्या को लेकर कार में बैठ गया। कार सिंघानिया पैलेस के मेन गेट के सामने रुकी। रिवांश ये देखकर हैरान था कि अरशद के जो आदमी कुछ देर पहले दिवाकर के बंगले पर थे, अब वो सब सिंघानिया पैलेस में मौजूद थे। अनन्या रोते रोते अरशद की बाहों में सो चुकी थी। उसने उसे अपनी बाहों में लिए और अपने कमरे में आ गया। अनन्या को बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट उड़ाने के बाद उसने उसके फॉरहेड पर किस किया और रिवांश से कहा, तुम यही रहो और अनन्या का ध्यान रखना। अगर वो उठ जाए तो मुझे कॉल कर देना। तो रिवांश ने कहा, ओके, और अरशद कमरे से बाहर आ गया। नीचे जाने से पहले वो एक कमरे के बाहर रुका। डोर बाहर से बंद था और उसके सामने 2 आदमी खड़े थे। अंदर से निया और उसकी कजन सिस्टर पायल की रोने की आवाजें आ रही थी। अरशद ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नीचे लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। इस वक्त उसके हाथ में एडी ब्रांड की गन थी, जिसे वो अपनी उंगलियों से घुमा रहा था। कुछ मिनट के बाद माधव और ईशान अपने साथ अरशद के दादाजी और उसके डैड और अंकल के साथ वहां आए। जितना हैरान रघुवेंद्र सिंघानिया और देवेंद्र सिंघानिया अरशद को देखकर थे, उतना ही गुस्सा उन्हें अरशद के फेस पर खुद के लिए नजर आ रहा था। अरशद ने गन को घुमाना बंद किया और सोफे से खड़ा हो गया। ये देखकर दादाजी बहुत डर गए। वो पहले से ही अरशद के पोजीशन और पावर के बारे में जानते थे। वो इन सब से बचने का उपाय सोचने लगे,
वही रघुवेंद्र जी अरशद को डांटते हुए बोले, हर्षद ये सब क्या है? तुम्हें डी को कैसे जानते हो? और तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम उन्हें लेकर सिंघानिया पैलेस आ गए? तुम्हें जरा सी भी अपने परिवार की फिक्र है या नहीं? तुम्हारी माँ जस्ट शट अप। अरशद ने रघुवेंद्र जी की बात को बीच में काटते हुए उन पर चिल्लाया, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो और मैं भूल जाऊं कि तुम मेरे बाप हो, अच्छा होगा तुम अपना मुंह बंद ही रखो। अरशद का ऐसा बिहेवियर देखकर रघुवेंद्र जी की आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अरशद ने आंखें बंद की और खुद को शांत करने लगा। एपिसोड 7 वार्निंग। आंखें खोलने के बाद अरशद काफी शांत हो गया था। ये देखकर दादाजी ने चैन की सांस ली। अरशद वापस सोफे पर बैठ गया और गंभीर होते हुए बोला, डैड, आपने वो सब क्यों किया? आपको पता है, आज आपकी एक गलती की वजह से एक बच्ची ने अपनी मां को हमेशा के लिए खो दिया। कहते हुए अरशद रघुवेंद्र जी की आंखों में देखा। ना चाहते हुए भी वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और रघुवेंद्र जी पर भड़कते हुए आगे बोला, आप सब जानते थे। आप जानते थे दिवाकर प्रसाद आंटी और अनन्या को ढूंढ रहा था। आप जानते थे उसके इंटेंशन सही नहीं थे। फिर भी आपने क्यों उससे हाथ मिलाया? क्यों? आखिर क्यों उसकी मदद की? आपको उस छोटी बच्ची और उसकी मां से क्या परेशानी थी? क्या बिगाड़ा था उन्होंने आपका? क्यों किया आपने ऐसा? अरशद की आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी जलती हुई आंखें अपने डैड पर टिकी थीं। हर्षद, हम इस बारे में बाद में भी बात। क्यों बाद में? क्यों अभी क्यों नहीं? अरशद ने दादाजी की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। दादाजी ने माहौल की गंभीरता को समझते हुए बात संभालनी चाहिए थी, पर अरशद ने उन्हें आगे बोलने ही नहीं दिया। अब वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए चुपचाप जाकर अरशद के सामने वाले सोफे पर बैठ गए। तो रघुवेंद्र जी से अब रहा नहीं गया। वो पिछले 10 मिनट से अरशद की बदतमीजी को बर्दाश्त कर रहे थे, पर अब और नहीं। वो बोले, तो तुम्हें जानना चाहते हो मैंने उस नौकरानी और उसकी बेटी के बारे में दिवाकर को क्यों बताया? तो सुनो, कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा उसका बेटा किसी नौकरानी और उसकी बेटी के लिए अपनी पढ़ाई, अपने आने वाले कल के साथ खिलवाड़ करे। पहले मैंने इन सभी बातों को इग्नोर किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा था इस उम्र में तुम्हारा बचकाना बिहेवियर नॉर्मल है। समय के साथ तुम अपनी जिम्मेदारी समझोगे, इस बात को समझोगे कि उन 2 कौड़ी के नौकरों और हमारे बीच जमीन आसमान का फर्क है। पर मैं गलत था। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा तुम उस लड़के के और करीब होते चले गए और आखिर में तुमने उस नौकरानी की बेटी के लिए अर्थ के साथ फॉरेन जाकर पढ़ाई करने से भी मना कर दिया। ऐसे में मैंने जो किया सही किया और मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है कौन जी रहा है। मुझे सिर्फ अपने परिवार से मतलब है, तुमसे मतलब है, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारे लिए मुझे फिर से वही सब दोहराना पड़े तो इसके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। रघुवेंद्र जी की बात पूरी होने तक पूरा लिविंग रूम शांत था। वही दादाजी अपने मन ही मन बोल रहे थे, ये बेवकूफ आदमी, क्या इसे सच में अभी तक कुछ समझ नहीं आया? ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। इसके सामने एडी की पूरी फौज खड़ी है और ये 5 साल के बच्चे की तरह अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वहीं देवेंद्र जी की नजरें अपने बड़े भाई की बातों पर नहीं, बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों पर थी। वो भी मन ही मन अपने भाई की बेवकूफ़ी को कोस रहे थे। लगा था भैया बहुत ही समझदार है, लेकिन नहीं इनसे बढ़ा बेवकूफ़ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। यहां मौजूद एडी के सभी आदमी किस तरह से अरशद के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। एडी के दोनों खास आदमी जिन्हें पूरी मुंबई जानती है और उनके आगे सिर झुकाती है, आज वो दोनों अरशद के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। क्या भाई को ये सब दिखाई नहीं दे रहा, या फिर वो यह सब देखना ही नहीं चाहते? विशाल और माधव भी रघुवेंद्र जी की बातें सुनकर एक दूसरे को देखते हुए ये कन्फर्म करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या जो बेवकूफ आदमी उनके सामने खड़ा है वो उनके बॉस का फादर है। फिर दोनों ने आंखों ही आंखों से इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उनके बॉस के फादर इतने बेवकूफ कैसे हो सकते थे? उनके सामने ही उनके पिता ने अरशद के सामने बोलने की हिम्मत नहीं की, और यह आदमी। सोचते हुए दोनों ने रघुवेंद्र जी को ऊपर से नीचे तक देखा और नागवारी में सिर हिला दिया।
अचानक से अरशद जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी माहौल में खौफ पैदा कर रही थी। दादाजी और देवेंद्र जी आगे जो होने वाला था वो सब सहने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन रघुवेंद्र जी को अरशद की हंसी बर्दाश्त नहीं हुई। वो दांत पीसते हुए बोले, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ये सुनते ही अरशद शांत हो गया। वो उठा और जाकर रघुवेंद्र जी के सामने खड़ा हो गया। अरशद 18 साल का हो चुका था। उसकी हाइट रघुवेंद्र जी की हाइट से कुछ इंच बढ़ी थी, पर वो अभी भी एक टीनेजर था। उसने रघुवेंद्र जी की आंखों में देखते हुए कहा, क्या मैं आपको मजाक के मूड में लग रहा हूं? अरशद इस वक्त शांत था, मगर उसकी आवाज उससे एकदम उलट थी। रघुवेंद्र जी अरशद की आंखों में देख रहे थे। उन्हें अरशद की आंखों में एक बागी नजर आ रहा था। अचानक से उन्हें अपने अंदर डर की अनुभूति हुई। वो अरशद की आंखों में नहीं देख पा रहे थे। उन्हें उससे खौफ महसूस होने लगा और उसके माथे पर पसीना उमड़ आया। इसके साथ ही उनके मन में कई सारे सवाल उमड़ने लगे। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अरशद से नजरें क्यों नहीं मिला पा रहा? क्या मुझे उससे डर लग रहा है? क्यों मैं अपने आप को इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूं? ये मेरे साथ हो क्या रहा है? बताइए डैड, क्या मैं आपको मजाक के मूड में लग रहा हूं? एक बार फिर अरशद ने अपनी बात दोहराई। उसकी आवाज सुनते ही रघुवेंद्र जी अपने ख्यालों से बाहर आए और उनकी नजर अरशद के पीछे मौजूद एडी के आदमियों पर रुक गए। अब उनके जहन में एक ही बात थी। एडी तो फाइनली उन्होंने अरशद से पूछा, तुम एडी को कैसे जानते हो? अरशद के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने अपना एक हाथ पॉकेट में डाला और दूसरे हाथ से गन को घुमाते हुए कुछ कदम पीछे हुआ। उसने एक बार अपनी निगाहें चारों तरफ दौड़ाई और फिर से उसकी नजर अपने डैड के बेचैन चेहरे पर रुक गई। उसने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, अगर मैं कहूं जिस एडी की बात आप कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं, तो क्या आप इस सच पर यकीन कर पाएंगे? अरशद के कहे ये चंद शब्द सुनकर रघुवेंद्र जी के होश उड़ गए। वो अभी भी हैरानी और कन्फ्यूजन के साथ अरशद को देख रहे थे। वही देवेंद्र जी अरशद की बात सुनकर काफी खुश और एक्साइटेड हो गए थे और उनकी ये एक्साइटमेंट उनके फेस पर नजर आ रही थी। इस बात का अंदाजा तो पहले से लगा रहे थे और अब अपनी सोच को सच साबित होता देख वो बहुत खुश थे। लेकिन कहीं न कहीं उन्हें अपने बढ़े और बेवकूफ भाई के लिए बुरा भी लग रहा था। रघुवेंद्र जी खुद को संभालते हुए बोले, नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम एडी कैसे हो सकते हो? मैं इस बात को कभी नहीं मान सकता। रघुवेंद्र जी ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने पहली बार एडी का नाम आज से 7 साल पहले सुना था और करीब 1 साल के बाद ही मुंबई में एडी का खौफ आसमान छूने लगा था। उस वक्त अरशद की उम्र महज 11 साल की होगी। फिर वो एडी कैसे हो सकता था? रघुवेंद्र जी की बात सुनकर महेंद्र सिंघानिया और देवेंद्र सिंघानिया का मन किया वो अपना सिर दीवार से पीट ले। वही अरशद वापस आकर सोफे पर बैठ गया और गन की नली पर अपने हाथ फेरते हुए उसने बोलना शुरू किया, डैड, आपको याद है आज से 10 साल पहले जब मैं सिर्फ 8 साल का था, उस वक्त दिलीप कपूर के बेटे के साथ स्कूल में मेरी लड़ाई हो गई थी और हमें 1 महीने के लिए स्कूल से रिस्टिगेट कर दिया गया था। तब अपने सारी गलती का इल्जाम मुझ पर डालकर मुझे बहुत मारा था और अगले ही दिन मुझे आर्मी कैंपस में भेज दिया था। उसके कुछ दिनों बाद ही उस कैंपस में आग लग गई और सभी बच्चों को दूसरे कैंपस में भेजा जा रहा था। इसी बीच मुझे किडनैप कर लिया गया था। आपको याद है तो ना ये सब? अरशद ने टेढ़ी स्माइल के साथ पूछा, जैसे उसे शक हो अपने फादर की यादस्त पर। इस पर रघुवेंद्र जी ने हाँ में सिर हिलाया। अरशद ने आगे कहा, जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक काले अंधेरे कमरे में पाया। 2 दिन तक मैं उसी कमरे में रहा और वहां से बचकर भागने की कोशिश करता था। तभी मुझे उस रूम में एक हिडेन दरवाज़ा मिला और जब मैंने दरवाजे को खोला तो मुझे सिर्फ सीढ़ियां दिख रही थी। मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था और मैं सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। आपको पता है मैंने नीचे जाकर क्या देखा? मैंने देखा वहां एक लाइब्रेरी थी और वो लोग जिन्होंने मेरा किडनैप किया था वो पहले आर्मी में हुआ करते थे। उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए किडनैप किया था क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं कुछ दिन उनके साथ ही रहा। सबको लगा मैं एक 8 साल का बच्चा हूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा,
इसलिए जो भी काम होता सब मेरी आंखों के सामने होता। इन सब के बीच वहां के लीडर की नज़र हमेशा मुझ पर थी। एक दिन उनकी लाइब्रेरी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई। उन्हें समझ आ गया कि वो लोग अब नहीं बचने वाले, जल्दी ही उन्हें आर्मी अरेस्ट कर लेगी। लेकिन उनका काम पूरा नहीं हुआ था। उनके मरने के बाद उनका वो अधूरा काम हमेशा के लिए अधूरा रह जाता। यही सोचकर उन्होंने मुझे एक बॉक्स दिया। असल में वो बॉक्स नहीं दिया था, वो उनके अधूर काम की उस जिम्मेदारी थी। कैसी जिम्मेदारी? रघुवेंद्र जी ने पूछा। लेकिन अरसत ने उनकी बातों पर गौर नहीं किया। उसने आगे कहा, मेरी आंखों के सामने ही उन्होंने उस लाइब्रेरी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और मुझे एक सेफ जगह पर छोड़कर वहां से चले गए। उस वक्त मैं भी कंफ्यूज था, समझ नहीं पाया था लीडर ने इन सब के लिए मुझे क्यों चुना और वो अधूरा काम क्या था जिसका जिक्र उसने मुझसे किया था। वो क्या था? मैंने बॉक्स खोला तो उसमें उनके अधूरे सपने थे, जिसे कुछ कोड और पासवर्ड के रूप में मैप पर लिखा गया था। मैं हमेशा उनके बताए कोड के बारे में सोचता। मैंने हैकिंग सीखना स्टार्ट किया। 2 साल बीत गए। मैं 10 साल का हो गया और फाइनली मुझे उस कोड का मतलब समझ आया। मुझे उसके लिए क्यों चुना गया था। और देखिए, आज मैं यहाँ हूँ आपके सामने। आप सोच रहे होंगे मैंने आज तक जो बात आपको नहीं बताई वो आज क्यों बता रहा हूँ। बात सिंपल है। आज के बाद आप कभी भी मेरे काम में दखल नहीं देंगे, क्योंकि आपने मेरी जिंदगी का सिर्फ एक पन्ना देखा है और मैं नहीं चाहता आप बाकी पन्नों को कभी देखो। इसीलिए जितना हो सके मुझसे और मेरे काम दोनों से दूरी बनाकर रखिए। एक और बात, आप अनन्या से दूर रहेंगे। अगर आपने उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं भूल जाऊंगा। आप मेरे डैड हैं और मेरा इस परिवार से कोई नाता है। सिंघानिया कंपनी को बर्बाद करने में मुझे 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मुझे आजमा कर देख सकते हैं। कहते हुए अरसत की आंखों में एक अलग ही जुनून था जो रघुवेंद्र जी देख पा रहे थे। वो बहुत कुछ कहना चाहते थे, पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे, लेकिन उनके शब्द उनके गले में ही अटक गए थे। अनन्या, अनन्या मेरी बात सुनो, रुको अनन्या, अनन्या। सीढ़ियों रेवांश की आती आवाज सुनकर अरसत अपनी जगह से उठ गया। हाल में मौजूद सभी लोग देखते ही देखते वहां से गायब हो गए। सबकी नजर सीढ़ियों पर थी। अनन्या रोते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। वही रेवांश उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तो अरसत ने कहा, उसे आने दो। रेवांश रुक गया। अनन्या अरसत के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, माँ, मुझे माँ से मिलना है, मुझे माँ के पास ले चलो। ये कहते हुए अनन्या रोए जा रही थी। उसकी आवाज बैठ चुकी थी। अरसत ने इस बात पर गौर नहीं किया, क्योंकि अक्सर रोने के बाद इंसान का गला बैठ जाता है। लेकिन महेंद्र जी अनन्या की आवाज सुनकर बेचैन हो गए। उन्हें डॉक्टर की बात आज भी याद थी। डॉक्टर ने कहा था, पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। उन्हें इंटरनल चोट आई है। वोकल कॉर्ड एंड वोकल लिगामेंट दोनों इंजर्ड हो चुके हैं। ऐसे में पेशेंट्स को आगे चलकर बोलने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वो जितना कम बोलेगी उसके वोकल के हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अगर वो अपने वोकल पर ज्यादा लोड देंगी और उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा गया तो वो अपनी आवाज हमेशा के लिए। महेंद्र जी अपने ख्यालों से बाहर आए। उन्होंने अरसत और अनन्या को वहां से बाहर जाते हुए देखा। वो घबराए हुए थे और वो क्या बोले जा रहे थे उन्हें खुद को पता नहीं चल रहा था। इससे पहले अरसत को सच पता चले मुझे कुछ करना होगा। तो देवेंद्र जी महेंद्र को हिलाते हुए बोले, डैड आप किस सच की बात कर रहे हैं? तो महेंद्र जी होश में आते हुए बोले, कुछ नहीं, वो मैं बस कुछ सोच रहा था। तो देवेंद्र जी एक्साइटेड होते हुए बोले, सच बताइए डैड, आपको अरसत के बारे में सब पहले से पता था, फिर आपने हम इस बारे में कभी क्यों नहीं बताया? महेंद्र जी ने उन्हें गुस्से से देखा और कहा, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे बड़े भाई ने जो किया है उसके बाद अरसत ने कुछ नहीं किया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब उसे उस लड़की के बारे में पता चलेगा तो वो अर्थव को कभी माफ नहीं करेगा। अर्थव? रघुवेंद्र जी अर्थव का नाम सुनते ही महेंद्र जी के पास आए और सवालिया एक्सप्रेशन के साथ पूछा, डैड, अपने अभी अर्थव का जिक्र किया,
अर्थव ने क्या किया है? अरसद उसे क्यों माफ नहीं करेगा? रघुवेंद्र जी का लगाव शुरू से अर्थव के प्रति ज्यादा था। अर्थव शांत था, समझदार था। उसे पता था अपनों से बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है। वही अरसद को इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे जो अच्छा लगता वही करता। लेकिन आज असर के बारे में जानने के बाद उन्हें अर्थव की चिंता होने लगी थी। महेंद्र जी ने आज से 6 साल पहले हुई उस इंसिडेंट, जिसमें अनन्या अपनी आवाज खोते खोते बची थी, अपने दोनों बेटों को बताया और ये भी बताया किस तरह से वो अरसद से छुप छुप उसका इलाज करवा रहे हैं। उनकी बात सुनकर रघुवेंद्र और देवेंद्र दोनों ही परेशान हो गए। महेंद्र जी सोफे से उठते हुए बोले, वो लड़की 2 साल में पूरी तरह से ठीक हो जाती और मेरी चिंता खत्म हो जाती, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से उसकी माँ की जान चली गई। उसकी आवाज़ से पता चल रहा है उसकी इंजरी फिर से उभर गई है। अगर तुम दोनों नहीं चाहते हालत और खराब हो और सिंघानिया परिवार अपने ही खून के हाथों बर्बाद हो जाए, तो आगे से उस लड़की को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। अभी मैं सर्वेंट क्वार्टर जा रहा हूं, तुम दोनों ये बात अपनी बीवी और बच्चों को अच्छी तरह से समझा दो। इतना कहकर महेंद्र जी वहां से चले गए और उनके दोनों बेटे उन्हें पीछे से जाता देख रहे थे। 15 दिन बीत गए। संगीता जी की अंतिम विदाई से लेकर उनकी सारी क्रियाक्रम सर्वेंट क्वार्टर में ही पूरा किया गया। इस बीच अरसद अनन्या के साथ सर्वेंट क्वार्टर में ही रहा। अनन्या ने बात करना बंद कर दिया था। वो पूरे टाइम कमरे में रहती, ना तो कुछ खाती और ना ही पीती। मजबूरन अरसद को उसे डांट कर अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ता। दोपहर का समय था। अरसद कुछ काम से पैलेस से बाहर गया था। इस मौके का फायदा उठाकर महेंद्र सिंघानिया अनन्या के कमरे में आए। उस वक्त अनन्या अपनी मां की फोटो को हग करके फर्श पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसकी सिसकियों की आवाज शायद कहीं घूम हो चुकी थी। अनन्या। महेंद्र सिंघानिया ने शायद पहली बार अनन्या का नाम लिया था। उसकी आवाज सुनते ही अनन्या उठकर बैठ गई। उसकी हाथों की पकड़ संगीता जी की तस्वीर पर और मजबूत हो गई। वो डर रही थी और इस बात को महेंद्र जी समझ रहे थे। उन्होंने अपने चेहरे पर स्माइल बरकरार रखी और उसके पास जाते हुए बेड पर बैठ गए। वो संगीता जी फोटो की तरह इशारा करते हुए बोले, तुम्हारी माँ चाहती थी तुम अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और एक कामयाब लड़की बनो। अगर तुम ऐसे ही कमरे में रोती रहोगी और स्कूल नहीं जाओगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना? इस पर अनन्या ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। महेंद्र जी ने एक लंबी सांस ली और जिस काम के लिए वो यहां आए थे उसके लिए खुद को प्रिपेयर करते हुए बोले, तुम्हारा गला, थ्रोट अब कैसा है? क्या तुम्हें बोलने में तकलीफ होती है? अनन्या ने फिर से कुछ भी नहीं कहा, ना ही कोई प्रतिक्रिया दिखाई। महेंद्र जी ने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के सिवा कभी किसी दूसरे बच्चे के साथ इतने बच्चे से बात नहीं की थी। ऊपर से अनन्या का रिएक्ट न करना उन्हें अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट कर रहा था। थोड़ा रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, देखो लड़की, मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या कहा था, लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ शब्दों में बता दूं, तुम अपने गले की इंजरी के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगी, खासकर अरसद को तो बिल्कुल भी नहीं। इस बार उनकी बावज रूखी थी। ऐसा लग रहा था वो अनन्या को डर कर अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे। अगर तुमने अरसद को अपने गले के बारे में बताया तो मैं उसे हमेशा के लिए अमेरिका भेज दूंगा, फिर तुम कभी भी उससे नहीं मिल पाओगी। क्या तुम चाहती हो अरसद यहां से चला जाए? अरसद की दूर जाने की बात सुनकर अनन्या ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। उसकी मां के बाद एक अरसद ही तो उसका अपना था। अगर वो भी उसे छोड़कर चला गया तो वो अकेले कैसे रहेगी? इस एक ख्याल से वो घबराई गई। वही महेंद्र जी ये देखकर खुश हो गए। उन्होंने आगे बढ़े ही प्यार से कहा, अगर तुम नहीं चाहती अरसद तुम्हें छोड़कर जाए तो फिर तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। वहां तुम्हारे इलाज के लिए डॉक्टर आएंगे और फिर कुछ सालों बाद तुम पहले की तरह बोल पाओगी। तो बताओ, तुम स्कूल जाओगी? इस पर अनन्या ने फिर से हाँ ने सिर हिला दिया। महेंद्र जी को अनन्या की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन स्कूल ही एक ऐसी जगह थी जहां से वो अरसद को बिना मालूम चले उसका ट्रीटमेंट करवा सकते थे। उन्होंने अनन्या को दोबारा से वही सब बातें कहीं
और वहां से जाने लगे कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। सामने अरसद को देखकर महेंद्र जी के चेहरे की रंगत उड़ गई। वही अरसद उन्हें कमरे में अनन्या के साथ देखकर अपने आप को उन पर शक करने से नहीं रोक पाया। दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने गुस्से को दबाते हुए अरसद दांत पीसते हुए बोला। तो दादाजी उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोले, मैं इस लड़की से कुछ बात कहते हुए वो रुक गए। कहने को अरसद उनका पोता था, मगर वो जब भी उससे बात करते ऐसा लगता जैसे किसी ने उनके सिर पर बंदूक तान दी हो। अनन्या आकर अरसद के गले लग गई थी। उसके फेस पर एक स्माइल थी और वो आंखें ब्लिंक करते हुए अरसद को देख रही थी। इतने दिनों बाद उसके चेहरे पर फिर से स्माइल देखकर अरसद सब कुछ भूल गया और कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। महेंद्र जी ने एक लंबी सांस ली। आज वो बाल बाल बचे थे। वो खुश होते हुए बोले, मैं इस लड़की को समझा रहा था कि अब इसे स्कूल जाना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। इस पर अरसद ने उन्हें देख सिर हिलाया। वो अपने दादाजी का शुक्रगुजार था। जो काम वो इतने दिनों से नहीं कर पाया, वो उसके दादाजी ने एक मुलाकात में कर दिया। दादाजी कुछ सोचते हुए बोले, मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम इस लड़की को पैलेस ले चले। अगर वो वहां रहेगी तो तुम भी अपना काम बिना इसकी फिक्र के कर पाओगे। ये सुनकर अरसद की आंखें छोटी हो गई। उसे लग रहा था दादाजी उसकी चापलूसी कर अरे है। वही महेंद्र जी अब समझ चुके थे, अनन्या अरसद का वीक पॉइंट है। अगर अरसद को अपने काबू में करना है तो उन्हें पहले अनन्या को अपने वश में करना पड़ेगा। अरसद की नजरें खुद पर पाकर दादाजी आगे बोले, तुम्हारा स्टडी रूम, उस कमरे को हम इस लड़की के लिए रिनोवेट करवा लेते हैं। वो तुम्हारे रूम के बगल में ही है और तुम जब चाहो इससे मिल पाओगे। इसके साथ तुम अपने काम पर भी ध्यान दे सकोगे। अरसद को भी यह सही लगा। उसने अनन्या को देखा। वो काफी एक्साइटेड लग रही थी। शायद वो भी अरसद के साथ पैलेस में रहना चाहती थी। इसलिए अरसद अपने दादाजी बात मान गया। दादाजी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आ गए। वहां से जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर उस कमरे के दरवाजे को देखा, लेकिन इस बार उनकी वो स्माइल उनके चेहरे पर नहीं थी, बल्कि इस बार उनके एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। वो क्यों अनन्या को पैलेस ले जा रहे थे? उनकी क्या इंटेंशन थी? और क्या वो इसमें कामयाब हो चुके थे? ये सिर्फ उन्हें एपिसोड पता था। 8 10 साल बाद हैप्पी बर्थडे। 10 साल बाद जरा सी दिल में दे जगह, तू जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा, तू जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूं तुझको, मेरी जान बेपनाह फिदा हूं तुझ पे, मेरी जान बेपनाह वो, जरा सी दिल में दे जगह, तू जरा सा अपना। इमरान हाशमी की मूवी का ये गाना, जिसे मशहूर सिंगर के द्वारा फरमाया गया था, अनन्या को बहुत पसंद है। अनन्या ने इस सॉन्ग को एस अ अलार्म टोन सेट किया है। उसकी हर सुबह इसी गाने को सुनकर होती है। सुबह के 6 बज चुके हैं और अलार्म ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अनन्या बेड पर लेटी है, उसकी आंखें बंद हैं, पर उसके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान है। गाने को सुनते हुए वो खुद को किसी के साथ इमेजिन कर रही है, कोई काश जो सालों से है उसके दिल के पास, और वो कोई और नहीं अरसद है। अलार्म सॉन्ग की लिरिक्स खत्म होते ही अनन्या उठकर बैठ गई। उसने पिलो के नीचे से एक तस्वीर निकाली जिसमें वो और अरसद स्टेज पर खड़े थे। अनन्या ने उसका एक हाथ पकड़ा था, वहीं अरसद के दूसरे हाथ में अवार्ड था। ये तस्वीर आज से 8 साल पहले की थी। उस वक्त अनन्या 14 साल की थी और उसे 3 साल लगातार टॉप करने के लिए स्पेशल अवार्ड दिया जा रहा था। इसके लिए स्टेज पर उसके पेरेंट्स को बुलाया गया। उस वक्त अनन्या बस रोने ही वाली थी, तभी सामने से आते अरसद को देखकर उसका सारा दुख एक पल में गायब हो गया था। उस वक्त दोनों ने पहली बार एक साथ फोटो खिंचवाई थी। आज अनन्या के पास अरसद के साथ हजारों फोटो है, लेकिन ये फोटो उसके लिए बहुत खास है। खो जाने के डर से उसने इस तस्वीर की 50 कॉपी एक साथ निकलवा ली थी, बिना अरसद को पता लगे, और इसके लिए उसने बिना पूछे अरसद की पॉकेट से पैसे लिए थे। लेकिन बाद में उसने ये बात अरसद को बता दी थी। उस दिन के बाद से अरसद उसे हर महीने पॉकेट मनी देने लगा था। 5 मिनट तक तस्वीर को देखने के बाद अनन्या ने फिर से उसे पिल्लो के नीचे रख दिया और वॉशरूम में चली गई। आज कुछ खास था, जिस वजह से अनन्या का चेहरा और खिला हुआ था। उसने कबर्ड खोला। एक से बढ़कर एक सुंदर ड्रेसेस उसकी आंखों के सामने थे।
लेकिन उसकी नज़र कपड़ों पर नहीं, बल्कि एक छोटे से बॉक्स पर थी। उसने बॉक्स ओपन किया और उसने में बहुत ही प्यारा सा गोल्ड चैन था। बॉक्स को किस करने के बाद उसने वापस बॉक्स को उसकी जगह पर रख दिया और आज के लिए ड्रेस देखने लगी। अरसद नहीं चाहता था लोग अनन्या को उसके कपड़ों के प्राइस टैग से पहचाने, बल्कि वो चाहता था अनन्या खुद अपने काबिलियत के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाए। इसलिए उसने उसे कभी ज़्यादा महंगे कपड़े दिलाए। अनन्या के कपड़ों का प्राइस भले ही काम था, लेकिन वो सब अरसद की पसंद के थे, इसलिए सब अनन्या के फेवरेट थे। उसने एक ब्लैक सूट के साथ मैरून कलर का दुपट्टा लिया और वॉशरूम में चली गई। चेंज करने के बाद वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वैसे तो वो शुरू से ही बेहद खूबसूरत थी और गोरे रंग पर ब्लैक ड्रेस उसकी ब्यूटी को और निखार देती थी। ड्रेस से मैचिंग ईयरिंग और लाइट लिपस्टिक, यही उसका सिंगार था। इससे ज़्यादा वो कभी तैयार नहीं हुई। रही बात बालों की, तो उसे बाल खुले रखना पसंद नहीं था। स्टडी टेबल पर बप्पा की एक छोटी सी मूर्ति थी। अनन्या रोज बालकनी से एक फूल तोड़कर उन्हें चढ़ाती और अरसद के लिए प्रे करती। उसने आज भी वैसे ही किया। बाद में जब उसने टाइम देखा, सुबह के 7 बजने को थे। वो फौरन कमरे से बाहर आई। आज सिंघानिया पैलेस में कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। चारों तरफ सर्वेंट अपने काम में लगे थे। किचन, सिंघानिया परिवार का किचन किसी शाही होटल से कम नहीं था। कई सारे सेफ किचन में सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुस्कुराते हुए अनन्या ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया। उसे देखते ही सभी के फेस पर स्माइल आ गई। उन्होंने भी उसे मॉर्निंग विश किया। अनन्या ने आज का मेनू पूछा। उसके बाद उसने अरसद के लिए अपने हाथों से एक डिश तैयार की। वो डेली एक डिश बनाती थी, वो भी सिर्फ अरसद के लिए। आज अनन्या ने खीर बनाया था। क्योंकि आज कुछ खास था, तो उसने मीठा बनाना ही सही समझा। ब्रेकफास्ट को प्लेट में सजाकर उसने उसे कवर किया, ठीक वैसे ही जैसे 5 स्टार और 7 स्टार होटल में करते हैं, और वो किचन से बाहर आ गई। फर्स्ट फ्लोर। अनन्या अभी फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची ही थी कि उसे मीनाक्षी जी मिल गई। गुड मॉर्निंग मैम। उसने उन्हें विश किया और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। मीनाक्षी जी ने अनन्या को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और उसे डांटते हुए बोली, तुम्हें पता है ना आज का दिन सिंघानिया परिवार के लिए कितना खास है? ये जानते हुए तुमने काला कपड़ा पहनने के बारे में कैसे सोच लिया? जल्दी से अपने कमरे में जाओ और चेंज करके कुछ ढंग का पहनो। मोम। मीनाक्षी जी अभी बोल रही थीं कि एक आवाज ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। व्हाइट सूट में अर्थ प्रिंस की तरह साइन कर रहा था। उसे देखते ही मीनाक्षी जी की सारी नाराजगी गायब हो गई। अर्थ उनके पास आने लगा, लेकिन उसकी नज़र अनन्या पर टिकी हुई थी। वो उसके हाथ को देख रहा था और उसके एक्सप्रेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे। हाय मेरा बच्चा, कितना हैंडसम लग रहा है। कहते हुए मीनाक्षी जी ने अपनी आंख से काजल निकालकर अर्थव के कान के पीछे लगा दिया। इस पर अर्थव नाराज होते हुए बोला, मॉम, यार, आपको पता है ना आज का दिन खास है, फिर भी अपने ये काला टीका मुझे लगा दिया। अब मेरा पूरा दिन बेकार जाएगा। तो मीनाक्षी जी हंसते हुए बोली, हट पागल, किसने कहा काजल लगाने से दिन बेकार जाता है, बल्कि इससे तो पास आने वाली बुरी नज़र दूर चली जाती है। इस पर अर्थव थोड़ा सोचते हुए ओह, इसका मतलब ये हुआ ब्लैक कलर पॉजिटिव वाइब्स देता है। फिर आप अनन्या को उसके ब्लैक ड्रेस के लिए क्यों डांट रही थी? ये सुनकर मीनाक्षी जी का चेहरा उतर गया। वो नाराजगी से बोली, अच्छा, तो ये सब नाटक तू इस लड़की को बचाने के लिए कर रहा था। तुझे क्या लगता है मैं कोई टीवी सीरियल की घमंडी औरत हूँ जो हर वक्त अपने नौकरों पर जुर्म ढाती रहती है? मीनाक्षी जी ने बातों ही बातों में अनन्या को नौकर बोल दिया था। अब ये उन्होंने जानबूझकर किया था या अनजाने में, ये तो सिर्फ उन्हीं को पता था। मोम प्लीज, अर्थव मीनाक्षी जी को शांत करते हुए बोला। तो मीनाक्षी जी बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोली, ठीक है, नहीं बोलती मैं कुछ। एक बेटा तो पहले से ही मुझसे बात नहीं करता और अब दूसरा भी मुझे ही डांट रहा है। यह सुनकर अर्थव मुस्कुराने लगा। उसने मीनाक्षी जी को साइड हक किया और कहा, आई लव यू मॉम, आप वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो, पर जब आप ये बच्चों की तरह मुंह फुला लेती हो तो आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कहकर अर्थव जोर जोर से हंसने लगा। तो मीनाक्षी जी झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, बदमाश, और अर्थ को हल्की सी चपत लगाई। इसी बीच उनका ध्यान अनन्या पर गया, जो अभी भी सिर झुकाकर वहीं खड़ी थी। तो मीनाक्षी बोली, तुम अभी तक गई नहीं? इस पर अर्थ बोला, मोम। तो मीनाक्षी जी बोली,
नहीं डांट रही मैं उसे। इस पर अर्थव स्माइल करने लगा। उसने अनन्या से कहा, तुम जाओ। अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। मीनाक्षी जी की तीखी निगाहें अभी भी अनन्या पर थीं। यह देखते हुए अर्थव को काफी बुरा लग रहा था। उसके मन में अभी भी एक गिल्ट था जो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था जब तक अनन्या पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। लेकिन क्या अनन्या कभी ठीक हो पाएगी? 17 साल से अर्थव उसके ठीक होने का वेट कर रहा है। वो जब भी अनन्या को शांत गुमसुम देखता तो न जाने क्यों उसे तकलीफ होती। उसका गिल्ट उस वक्त और बढ़ जाता और उसके अंदर से एक आवाज़ आती, अर्थव, तू क्यों गया था अरसद के पीछे? उस दिन अगर तू अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता तो इस लड़की के चेहरे पर वही रौनक होती जो उस दिन तूने देखी थी। लेकिन तेरी एक गलती के कारण वो कभी भी खुलकर बोल नहीं सकती। अर्थ कहाँ खोया है? मीनाक्षी जी की आवाज़ सुनकर अर्थव वापस हकीकत में लौट आया। उसने मुस्कुराते हुए अपनी मॉम को देखा और कहा, कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही। अच्छा आप ये सब छोड़िए और मुझे बताइए, आज रात को पहनने के लिए जो ड्रेस आप मेरे लिए लाई है वो मुझे कब दिखाएंगी? तो मीनाक्षी जी अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, देखो जिस काम के लिए मैं आई थी वही भूल गई। ड्रेस आ गई है और मेरे कमरे में है। इस पर अर्थव ने कहा, तो फिर चाहिए। वहीं अरसद के कमरे के बाहर अनन्या ने एक हाथ से ब्रेकफास्ट से भरे ट्रे को बैलेंस किया और दूसरे हाथ से दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गई। अरसद का पूरा रूम वाइट, ब्लैक एंड ग्रे एंड कलर के कॉम्बिनेशन से डिज़ाइन किया गया था। रूम में मौजूद लगभग 99% चीज़ें वाइट, ब्लैक एंड ग्रे कलर की थीं। अरसद का रूम काफ़ी बड़ा था और कई पार्ट्स में डिवाइड था। हर दिन की तरह आज भी कमरे में शांति थी। एक नज़र पूरे रूम को देखने के बाद अनन्या ने रूम के बीच में लगे सोफे की तरफ रुख किया और टेबल पर सारी डिशेज को प्लेट में सजाने लगी। अरसद शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया और उसकी नज़र अनन्या पर गई। अनन्या को इतने ध्यान से काम करता देख उसके फेस पर स्माइल आ गई। इस वक्त अरसद ने सिर्फ एक लोअर पहना था। उसके अपने हेयर वॉशरूम में ही ड्राई कर ली थे। सारी डिशेज को एक सीरीज में टेबल पर रख लेने के बाद अनन्या ने हाथ साफ किया। फिर अपनी कमर पर हाथ रखकर उसने फिर से सभी चीज़ों को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हम्मम, नाउ इट्स परफेक्ट। यह देखकर अरसद की स्माइल बढ़ी हो गई। अनन्या ऐसे खुश हो रही थी जैसे उसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया हो। अरसद ने स्माइल करते हुए 2 बार सिर हिलाया और चेंजिंग रूम में चला गया। इस बीच अनन्या का ध्यान उस पर नहीं गया। अब अनन्या बेशब्र होकर कभी वॉशरूम की तरफ देखती तो कभी चेंजिंग रूम की तरफ। अरसद ने कई साल पहले ही फैमिली के साथ लंच डिनर करना बंद कर दिया था। उसके इस फैसले से सभी लोग हैरान थे सिवाय दादाजी के। मीनाक्षी जी ने कई दफ़ा अरसद को मानने की कोशिश की लेकिन अरसद नहीं माना। ऊपर से उसने उन्हें और उनके साथ सभी घरवालों को अपने रूम में आने से मना कर दिया। सिंघानिया परिवार के पास उसकी बात मानने के सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अरसद ने उन्हें साफ साफ शब्दों में धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो सिंघानिया पैलेस छोड़कर चला जाएगा। चेंजिंग रूम का डोर ओपन हुआ। ब्लैक सूट, ब्लैक वॉच और ब्लैक शूज़ में अरसद बाहर आया। बचपन में अनन्या को ब्लैक कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जब से वो अरसद से मिली थी उसकी सारी पसंद अरसद से शुरू होती और अरसद पर ख़त्म। ब्लैक तो मानो उसका फेवरेट हो गया था और ब्लैक सूट में अरसद उसे दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी लगता था। अरसद सोफे पर बैठ गया और सभी डिशेस को देखने लगा। सब परफेक्ट था जैसा उसे पसंद था। अनन्या एक सिंसियर बच्चे की तरह खड़ी थी और अरसद के खाने का वेट कर रही थी। अरसद ने सभी डिशेस को टेस्ट किया, फिर उसने खीर के बाउल को साइड कर दिया। ये देखकर अनन्या के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अरसद उसके हाथों का स्वाद पहचानता था। तुमने ब्रेकफास्ट किया? अरसद ने पूछा। तो अनन्या ने धीरे से जवाब दिया, नहीं। तो अरसद बोला, यहाँ बैठो और सारा ब्रेकफास्ट फिनिश्ड करो। अनन्या अरसद के बगल में बैठ गई। अरसद से आ रही भीनी परफ्यूम की खुशबू से अनन्या का मूड फ्रेश हो गया। शुरू के 3 साल तक अनन्या सिंपल खाना ही खाती थी। उसके बाद डॉक्टर ने उसे सब कुछ खाने को अलाउड कर दिया था। उसने लगभग 60% ब्रेकफास्ट बस कुछ ही मिनट में खत्म कर लिया और उसका पेट फुल हो गया। फिर उसने अरसद की तरफ देखा और उसका मुंह बन गया।
अरसद ने मुश्किल से 3 या 4 स्पून खीर खाई होगी। एम्बेरिश्ड होकर उसने सिर झुका लिया। ऐसा रोज ही होता था। वो खाने में इतनी बेज़रूफ हो जाती कि उसे अपने आसपास का ख्याल ही नहीं रहता। वही अरसद उसे खाते हुए बड़े ही ध्यान से देखता। अरसद ने बाउल को टेबल पर रखा और झुकते हुए अनन्या के गालों को किस कर लिया। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, रेडी हो जाओ, आज हमें जल्दी निकलना है। अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन वो वहां से गई नहीं। अरसद को लगा शायद उसने उसकी बात नहीं सुनी, इसीलिए उसने दोबारा कहा, आन्या। तो अनन्या ने हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखा। इस पर अरसद ने उससे प्यार से पूछा, आर यू ओके? तो अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया। अरसद ने उसे ध्यान से देखा। अनन्या अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से जोड़े हुए थी और अपने पैरों को हिला रही थी। ऐसा वो सिर्फ तब करती थी जब उसे उससे कुछ कहना होता। तुम्हें कुछ कहना है? अरसद ने पूछा। इस पर पहले तो अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया, फिर ना में, फिर जल्दी से सोफे से उठते हुए बोली, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। और वहां से जाने लगी कि अरसद ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस सोफे पर बिठाते हुए स्ट्रिक्टली बोला, चलो अब बताओ, क्या बोलना है तुम्हें? तो अनन्या बेचारा सा मुंह बनाकर उसे देखने लगी। अरसद टेबल से खीर का बाउल उठाते हुए बोला, तुम्हारी ये ट्रिक बहुत पुरानी हो चुकी है। अब बच्चों की तरह बिहेव करना छोड़ो और बताओ क्या कहना है तुम्हें। इस पर अनन्या आंखें छोटी करके अरसद को घूरने लगी, लेकिन जैसे ही अरसद ने उसकी तरफ देखा तो वो स्माइल करने लगी। अरसद खीर खाते हुए उसे ही देख रहा था और अनन्या बार बार बोलने के मुंह खोलती और चुप हो जाती। कुछ सेकंड बाद उसने आंखें बंद की और एक लंबी सांस लेते हुए खुद को बोलने के लिए प्रिपेयर किया और कहा, है हैप्पी बर्थडे। ये सुनते ही अरसद की आंखें छोटी हो गई। जब अनन्या ने ये देखा तो वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से सोफे से उठी और कमरे से बाहर आ गई। दरवाजे की तरफ देखते हुए उसने अपने दिल पर हाथ रखकर मन में कहा, आज तो बाल बाल बची, वरना ये क्रूर इंसान मुझे अभी मेरी मां के दर्शन करा देता। इतना बोल उसने ऊपर सिर किया। आसमान की जगह छत की सीलिंग को पाकर उसने नाक सिकुड़ ली। वही कमरे में अरसद दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसके फेस पर स्माइल थी। फिर उसने अपने हाथ में खीर को देखा और खाने एपिसोड 9, नौकरानी की बेटी। 18 अक्टूबर के लिए बहुत खास था। आज सिंघानिया परिवार के दोनों बड़े बेटों का जन्मदिन था और हर साल की तरह इस साल भी सिंघानिया पैलेस में पार्टी की तैयारियां काफी जोश के साथ हो रही थी। अनन्या बैग लिए सीढ़ियों से उतर रही थी। उसका सारा ध्यान लिविंग रूम की डेकोरेशन पर था। उसने जैसे ही लिविंग रूम में कदम रखा, अरसद के दादाजी गंभीरता से बोले, ए लड़की, वही रुको। अनन्या इस आवाज को अच्छे से पहचानती थी। पूरे पैलेस में उसे ए लड़की कहने वाला सिर्फ एक ही शख्स था। उनकी तरफ मुड़ते हुए उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। महेंद्र सिंघानिया काफी बूढ़े हो चुके थे। अब उन्हें चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती थी, मगर उनकी आवाज में वही पहले ही तरह रौब और घमंड बरकरार था जो आज से 30 साल पहले हुआ करता था। महेंद्र सिंघानिया सोफे पर बैठकर अपनी मॉर्निंग कॉफी पी रहे थे। उनके साथ उनके दोनों बेटे और उनकी दोनों बहुएं भी मौजूद थीं। सबकी जलती हुई नजरें अनन्या पर थी, मगर अनन्या को इन सब से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अच्छे से जानती यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो फिजिकली उसे हर्ट करने का जोखिम उठा सके। महेंद्र जी ने कॉफी का कप टेबल पर रखने के बाद अनन्या को देखते हुए बोले, तुमने आज रात के बारे में अरसद से बात की? इस पर अनन्या ने ना में सिर हिला दिया। तो दादाजी उसे डांटते हुए बोले, तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज पैलेस में उसके जन्मदिन की पार्टी है। हजारों बिजनेसमैन सिर्फ उससे मिलने के लिए पार्टी में शामिल होंगे और अभी तक तुमने उसे पार्टी में आने के लिए नहीं मनाया। तुम्हें अंदाजा भी है अगर अरसद आज रात की पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो पिछली बार की तरह इस बार फिर से हर जगह सिंघानिया परिवार का मजाक उड़ाया जाएगा। अभी भी समय है, कैसे भी करके उसे पार्टी में आने के लिए राजी करो। इस पर अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया। दादाजी कुछ और भी कहना चाहते थे, मगर सीढ़ियों से आ रहे अरसद को देखकर वो शांत रहे। वही अरसद रूम में जितना शांत और कुल लग रहा था, उससे एकदम उलट वो अब था। इस वक्त उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं थे,
उसकी मौजूदगी आसपास के माहौल में खौफ पैदा कर रही थी। अनन्या को अपनी फैमिली के साथ देखते ही अरशद की भौंवें तन गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। अचानक अपने पीछे से अरशद की आवाज सुनकर अनन्या हड़बड़ा गई तो अरशद फिर से बोला, जाओ कार में जाकर मेरा वेट करो। इस पर अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से बाहर चली गई। उसके जाते ही अरशद ने अपने दादाजी की तरफ रुख करते हुए ठंडे लहजे में बोला, दादाजी, क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे? तो दादाजी चिढ़ती हुई आवाज में बोले, आज तुम्हारा जन्मदिन है, हम सब चाहते हैं तुम आज की पार्टी में शामिल। इतने में ही अरशद ने कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं, आपको जो बात करनी है आप डायरेक्ट मुझसे करेंगे। रही बात पार्टी की, तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आ जाऊंगा, मगर अच्छा होगा आप मुझसे इस सब मामले में ज्यादा उम्मीद न ही रखें। यह सुनकर सब उसे गुस्से से घूरने लगे, मगर वो सिर्फ घूर सकते थे। बाहर अनन्या ने श्याम अंकल को कार से बाहर आते देखा और उनके पास चली गई। श्याम की उम्र करीब 45 साल के पास थी। वो पिछले बाहर साल से अरशद के ड्राइवर थे। अनन्या को देखते ही उन्होंने बैक सीट का डोर ओपन कर दिया। वैसे तो अनन्या को ये सब पसंद नहीं था, मगर उसने कभी इसके लिए श्याम अंकल को मना नहीं किया। पैलेस के सामने एक और कार आकर पार्क हुई और उसमें से 2 लड़कियां बाहर आईं। अनन्या का ध्यान उन दोनों के शॉर्ट ड्रेसेस पर था और वो मायूस लग रही थी। उसे भी ऐसी ड्रेसेस काफी पसंद थी, मगर अरशद ने उसे इन ड्रेसेस को पहनने से साफ मना कर दिया था। पैलेस से बाहर आते ही अरशद ने श्याम से कहा, श्याम विला चलो, और ये कहते हुए वो कार में बैठ गया। कार में पूरे टाइम अरशद किसी से कॉल पर बात कर रहा था, वही अनन्या का ध्यान अपने बैग पर था। करीब 20 मिनट बाद कार एक विला के सामने आकर रुकी। आवर डेस्टिनी, ये इस विला का नाम था। इसे देखते ही अनन्या के फेस पर स्माइल आ गई। अरशद अनन्या को उसका वेट करने का बोलकर विला के अंदर चला गया। 7 साल पहले अरशद ने अपने हाथों से इस विला का डिजाइन रेडी किया था। हालांकि लास्ट में अनन्या ने पूरे 3rd फ्लोर का डिजाइन चेंज कर दिया। उस वक्त वो महज 15 साल की थी और उसका बनाया डिजाइन 79% अरशद के कमरे से मिलता जुलता था। उस वक्त अरशद ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था, अगर तुम ऐसे डिजाइन रेडी करोगी तो कोई भी कंपनी तुम्हें जॉब के लिए हायर नहीं करेगी। तो अनन्या ने भी उससे कहा था, मैं दूसरी कंपनी में क्यों जाऊं जबकि हमारी खुद की इतनी बड़ी कंपनी है। उस वक्त वो बच्ची थी, उसे अपने और अरशद के बीच का फर्क नहीं पता था। उम्र के साथ साथ सिंघानिया परिवार के लोगों के तानों ने उसे जल्दी ही उसके और अरशद के बीच का फर्क समझा दिया था और समझ आया, जिस परिवार को वो अपना समझती थी वो तो कभी उसका था ही नहीं। वो लोग तो सिर्फ उससे तभी प्यार से बात करते जब उन्हें अरशद तक अपनी बात पहुंचानी होती। बाकी के समय अनन्या होकर भी उनके लिए न के बराबर थी। करीब 30 मिनट बाद अरशद विला से बाहर आया। उसके पीछे उसका बॉडीगार्ड डैनियल था। डैनियल एक शार्प शूटर के साथ एक इंडियन भी, मगर उसकी पूरी फैमिली शुरू से अमेरिका में रहती थी। कार दोबारा स्टार्ट हुई और करीब 1.25 घंटे बाद कॉलेज के वीआईपी एरिया में आकर रुकी। अरशद से देखा अनन्या का एक हाथ उसके बैग में था और वो किसी गहरी सोच में डूबी थी। तो अरशद उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, आन्या। हूँ, अरशद ने प्यार से पूछा। आर यू ओके? इस पर अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया और कार से नीचे उतर गई। इंपीरियल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मीटिंग रूम में सभी के चेहरे उतरे हुए थे और बेमन से प्रोजेक्टर स्क्रीन पर चल रही प्रेजेंटेशन को देख रहे थे। आज 23वीं बार वो लोग सेम प्रोजेक्ट पर डिस्कस करने वाले थे। ये प्रोजेक्ट एक 7 स्टार होटल का था और इसे इंडिया के टॉप 10 डिजाइनर ने मिलकर रेडी किया था, मगर वो सब मिलकर भी अरशद को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए थे। स्क्रीन बंद हो चुकी थी। सब अरशद के बोलने का वेट कर रहे थे। अरशद किसी शाही राजा की तरह चेयर पर टिककर बैठा था। उसका एक हाथ चेयर के हैंडल पर था और दूसरे हाथ से वो पेन को घुमाते हुए सभी को देख रहा था। अचानक से अरशद ने पेन को जोर से टेबल पर पटक दिया और बिना कुछ कहे मीटिंग रूम से बाहर चला गया। इसका मतलब साफ था, उसने एक बार फिर से होटल के डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया था। सभी ने निराशा से सिर झुका लिया। केबिन में अरशद अपने असिस्टेंट केशव से बोला,
मेरी आज रात की सारी मीटिंग पोस्टपोन कर दो। तो केशव बोला, ओके सर। इंपीरियल इंडस्ट्रीज एलटीडी, ज़ेरेनिया के अंडर बहुत सारी कंपनी आती थी। पिछले 10 सालों में अरसद ने सभी स्टेज में सफलता हासिल की थी, मगर उसका सबसे बड़ा बिजनेस रियल स्टेट का था। बिजनेस की दुनिया में लोग उसे रियल स्टेट का किंग कहते थे। अरसद के कई सारे असिस्टेंट थे, उन्हीं में से एक था मुन्ना। मुन्ना का रियल नाम मुनील शाह था, पर शायद मुन्ना को वो नाम पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना नाम शॉर्ट में मुन्ना रख लिया था। दरवाजे पर नॉक हुआ और एक विप की आवाज के साथ दरवाजा अपने आप ओपन हो गया। अंदर आते ही मुन्ना ने एक फाइल अरसद के सामने ऐसे पटकी जैसे वो बॉस हो और अरसद उसका एसिस्टेंट हो। हालांकि अरसद को इस बात का बुरा नहीं लगा। उसने बिना सिर ऊपर उठाए ही बोला, कहो क्या हुआ? तो मुन्ना गुस्से में बोला, बॉस, मैंने आपको पहले ही कहा था हमें शांतनु को खत्म कर देना चाहिए, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। आज उस 2 कौड़ी का शांतनु की अकड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो हमसे कम्पीट करने चला है। ये सुनते ही अरसद ने एक नज़र मुन्ना को देखा और फिर अपने सामने रखी फाइल को। ये एक टेंडर की फाइल थी। फाइल के फ्रंट पर बोल्ड में लिखा था, शांतनु कश्यप। ये देखकर अरसद के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने मुन्ना से कहा, इस बार का टेंडर शांतनु कश्यप को मिलना चाहिए। तो मुन्ना बोला, लेकिन बॉस। तो अरसद उसे ऑर्डर देते हुए बोला, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो। ये सुनकर मुन्ना गुस्से से वहां से चला गया। शाम हो चली थी। पैलेस के साथ साथ पूरे गार्डन को भी डेकोरेट कर दिया गया था। अनन्या ये सब अपने कमरे की विंडो से देख रही थी। दरवाजे पर नॉक के बाद अनन्या ने दरवाजा खोला। सामने निया को देखते ही अनन्या के दिल में घबराहट होने लगी। अरसद की नामौजूदगी में नया हमेशा उसे तंग किया करती थी, मगर पिछले 3 साल से नया अपनी हायर स्टडीज के लिए लंदन में थी। उसे अचानक से अपने सामने देखकर अनन्या हकलाते हुए बोली, तुम। तो निया उसका मजाक बनाते हुए बोली, अरे तुम तो बोलती भी हो, मुझे तो लगा था तुम गूंगी हो। तो अनन्या ने अपना सिर झुका लिया। निया ने उसे एक हाथ से साइड किया और कमरे के अंदर आते हुए बोली, हम्म, भाई ने तुम्हारे ठाट बाट का पूरा इंतजाम कर रखा है। कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता कि ये एक नौकरानी की बेटी का कमरा इतना भी सुंदर हो सकता है। ये सुनते ही अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। ये सच था कि वो एक सर्वेंट की बेटी थी। अक्सर लोग उसे इसके लिए ताने देते थे, मगर अनन्या को कभी इस बात का बुरा नहीं लगता था। मगर जब भी निया उसे ताने देती, ना जाने क्यों अनन्या की आंखें नम हो जाती। निया की नज़र बेड रखे एक छोटे से बॉक्स पर गई। उसने उसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इससे पहले वो उसे ले पाती, अनन्या ने बॉक्स ले लिया। इस पर निया उसे आंखें दिखाते हुए बोली, उसे मुझे दो। तो अनन्या ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं। यह देखकर निया उससे बॉक्स छीनने के लिए आगे बढ़ी कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस इंसान को देखते ही निया हैरानी से बोली, भाई आप यहां? तो अर्थ ने उल्टा उसी से पूछ लिया, पहले तुम बताओ तुम यहां क्या कर रही हो? तो अनन्या फेक स्माइल करते हुए बोली, भाई मैं तो अनन्या से मिलने आई थी। ये सुनते ही अर्थव की आंखें छोटी हो गई। अगर तुम अनन्या से सिर्फ मिलने आई थी तो उसकी आंखों में आंसू क्यों है? ये सुनकर निया ने गुस्से ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वही अनन्या बिना कुछ बोले अपना कॉलेज बैग लेकर अरसद के कमरे में आ गई। दूसरी तरफ अर्थव निया को डांटते हुए बोला, तुम्हें अभी आए 1 दिन भी नहीं हुए और तुम उसे परेशान करने उसके कमरे में आ गई। लेकिन भाई मैं तो बस उससे मिल। निया ने अर्थ को एक्सप्लेन करना चाहा, मगर अर्थ उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। निया पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अर्थ ने कमरे को ध्यान से देखा। वो अब तक इस कमरे में सिर्फ 3 बार आया था, वो भी निया के कारण। अर्थ वहां से जाने को मुड़ा ही था कि वो रुक गया और उसके कदम अपने आप ही बेड की तरह बढ़ने लगे। उसने पिल्लो हटाया और चेहरे का रंग उड़ गया। जो फोटो उसने आज से 3 साल पहले अनन्या के पिल्लो के नीचे देखा था वो अभी भी वहां था। उसने दोबारा से वो तस्वीर वहीं रख दी और कमरे से बाहर आ गया। अरसद का रूम कई पार्ट्स में डिवाइड था, या यूं कहे वो रूम नहीं बल्कि एक अपार्टमेंट था। अनन्या एक कमरे में आई।
वहां बहुत सारी पेंटिंग थी। अनन्या की नज़र एक पेंटिंग पर रुक गई। ये पेंटिंग अरसद ने बनाई थी, जिसमें वो और उसका पूरा परिवार था। क्या मैं भी कभी इस पेंटिंग का हिस्सा बन पाऊंगी? अपने अंदर से आई इस आवाज पर अनन्या अपने आप पर हंसने लगी। उसने कुछ पेंसिल और ड्राइंग शीट ली और रूम के एक कोने में बैठकर कुछ ड्रॉ करने लगी। एपिसोड 10। पार्टी में अरसद। सिंघानिया पैलेस रात के 8 बज चुके थे और पार्टी में गेस्ट का आना शुरू हो गया था। पार्टी पैलेस के फ्रंट गार्डन में ऑर्गेनाइज की गई थी। सब कुछ बेहद ही सुंदर लग रहा था। इसी बीच पार्टी का माहौल अचानक से गर्म हो गया। एंट्रेंस गेट से चलते हुए 2 शख्स अंदर आ रहे थे और उनके पीछे उनके असिस्टेंट और सेक्रेटरी भी थे। सभी की नजरें उन पर ही थी। महेंद्र सिंघानिया अपने बेटे देवेंद्र के साथ उनका स्वागत करने आगे आए। वेलकम देवराज अंकल, आप हमारे बुलाने पर पार्टी में शामिल हुए। ये हमारे लिए ऑनर की बात है। इस पर मिस्टर देवराज कपूर हंसते हुए बोले, अरे भाई, हमें तो आना ही था, वरना तुम्हारा ये खड़ूस बाप मुझे ऐसे ही थोड़ी ना जाने देता। क्या कहा तूने? मैं खड़ूस हूं तो फिर तू क्या है? मक्खी चूस। महेंद्र सिंघानिया थोड़ा नाराज होते हुए बोले। तो सब हंसने लगे। तो महेंद्र सिंघानिया थोड़ा सीरियस होते हुए बोले, तू अकेला आया है, तेरे दोनों बेटे कहाँ हैं? किसने कहा मैं अकेला आया हूं? मैं तो अपनी बुढ़ापे की लाठी अपने साथ लेकर आया हूं। ये मेरा बड़ा पोता है, निशांत। पिछले हफ्ते ही ऑस्ट्रेलिया से वापस आया है और अब से ये यहीं रहकर केएस ग्लोबल लिमिटेड को आगे लेकर जाएगा। कहते हुए देवराज जी काफी खुश नजर आ रहे थे। वही पार्टी में निशांत को देखते ही बातें शुरू हो गई थी। देवराज कपूर को सभी जानते थे। सिंघानिया की तरह ही कपूर्स फैमिली का ओहदा भी काफी ऊंचा था। इसके साथ ही महेंद्र सिंघानिया और देवराज कपूर एक टाइम जिगरी यार हुआ करते थे, मगर बिजनेस में एक दूसरे से कंपटीशन करते करते अब दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे को ताने कस देते हैं। वही लड़कियों ने पहले निशांत में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मगर जैसे ही उन्हें पता चला वो देवराज का बड़ा पोता है जो सालों से विदेश में था, तो उन्हें निशांत में अपना प्रिंस चार्मिंग नजर आने लगा। निशांत को देखते हुए महेंद्र सिंघानिया देवराज से जेलस हो रहे थे। उनके भी 3 पोते थे, मगर आज तक कोई भी उनके साथ किसी पार्टी में नहीं गया था। निशांत ने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ महेंद्र जी को ग्रीट किया और उनके बाद देवेंद्र जी को। पार्टी में सभी का ध्यान सिंघानिया और कपूर्स के ऊपर था। अनन्या भी ये सब अरसद के कमरे की खिड़की से देख रही थी। दादाजी, अचानक से एक लड़के ही आवाज आई। सभी से एक साथ उस तरफ देखा। एक गोरा चिट्ठा हैंडसम लड़का उनकी तरफ हाँफते हुए आ रहा था। उसे देखते ही अनन्या का मुंह बन गया। वो खुद से बोली, ये बेवकूफ बंदर यहाँ क्या कर रहा है? वही वो लड़का जिसकी उम्र 24 साल के करीब थी। मासूस सी नामौजूदगी में नया हमेशा उसे तंग किया करती थी, मगर पिछले 3 साल से नया अपनी हायर स्टडीज के लिए लंदन में थी। उसे अचानक से अपने सामने देखकर अनन्या हकलाते हुए बोली, तुम तो निया उसका मजाक बनाते हुए बोली, अरे तुम तो बोलती भी हो, मुझे तो लगा था तुम गूंगी हो। तो अनन्या ने अपना सिर झुका लिया। निया ने उसे एक हाथ से साइड किया और कमरे के अंदर आते हुए बोली, हम्म, भाई ने तुम्हारे ठाट बाट का पूरा इंतजाम कर रखा है। कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता कि ये एक नौकरानी की बेटी का कमरा इतना भी सुंदर हो सकता है। ये सुनते ही अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। ये सच था कि वो एक सर्वेंट की बेटी थी। अक्सर लोग उसे इसके लिए ताने देते थे, मगर अनन्या को कभी इस बात का बुरा नहीं लगता था। मगर जब भी निया उसे ताने देती, ना जाने क्यों अनन्या की आंखें नम हो जाती। निया की नजर बेड रखे एक छोटे से बॉक्स पर गई। उसने उसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इससे पहले वो उसे ले पाती, अनन्या ने बॉक्स ले लिया। इस पर निया उसे आंखें दिखाते हुए बोली, उसे मुझे दो। तो अनन्या ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं। यह देखकर निया उससे बॉक्स छीनने के लिए आगे बढ़ी कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस इंसान को देखते ही निया हैरानी से बोली, भाई आप यहां? तो अर्थ ने उल्टा उसी से पूछ लिया, पहले तुम बताओ तुम यहां क्या कर रही हो? तो अनन्या फेक स्माइल करते हुए बोली, भाई मैं तो अनन्या से मिलने आई थी। ये सुनते ही अर्थ की आंखें छोटी हो गई।
अगर तुम अनन्या से सिर्फ मिलने आई थी तो उसकी आंखों में आंसू क्यों है? ये सुनकर नेहा ने गुस्से ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वही अनन्या बिना कुछ बोले अपना कॉलेज बैग लेकर अरसद के कमरे में आ गई। दूसरी तरफ अर्थव नेहा को डांटते हुए बोला, तुम्हें अभी आए 1 दिन भी नहीं हुए और तुम उसे परेशान करने उसके कमरे में आ गई। लेकिन भाई, मैं तो बस उससे नेहा ने अर्थ को एक्सप्लेन करना चाहा, मगर अर्थ उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। नेहा पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अर्थ ने कमरे को ध्यान से देखा। वो अब तक इस कमरे में सिर्फ 3 बार आया था, वो भी नेहा के कारण। अर्थ वहां से जाने को मुड़ा ही था कि वो रुक गया और उसके कदम अपने आप ही बेड की तरह बढ़ने लगे। उसने पिल्लो हटाया और चेहरे का रंग उड़ गया। जो फोटो उसने आज से 3 साल पहले अनन्या के पिल्लो के नीचे देखा था वो अभी भी वहां था। उसने दोबारा से वो तस्वीर वहीं रख दी और कमरे से बाहर आ गया। अरसद का रूम कई पार्ट्स में डिवाइड था, या यूं कहे वो रूम नहीं बल्कि एक अपार्टमेंट था। अनन्या एक कमरे में आई। वहां बहुत सारी पेंटिंग थी। अनन्या की नज़र एक पेंटिंग पर रुक गई। ये पेंटिंग अरसद ने बनाई थी, जिसमें वो और उसका पूरा परिवार था। क्या मैं भी कभी इस पेंटिंग का हिस्सा बन पाऊंगी? अपने अंदर से आई इस आवाज पर अनन्या अपने आप पर हंसने लगी। उसने कुछ पेंसिल और ड्राइंग सीट ली और रूम के एक कोने में बैठकर कुछ ड्रॉ करने लगी। एपिसोड 10, पार्टी में अरसद। सिंघानिया पैलेस रात के 8 बज चुके थे और पार्टी में गेस्ट का आना शुरू हो गया था। पार्टी पैलेस के फ्रंट गार्डन में ऑर्गेनाइज की गई थी। सब कुछ बेहद ही सुंदर लग रहा था। इसी बीच पार्टी का माहौल अचानक से गर्म हो गया। एंट्रेंस गेट से चलते हुए 2 शख्स अंदर आ रहे थे और उनके पीछे उनके असिस्टेंट और सेक्रेटरी भी थे। सभी की नजरें उन पर ही थी। महेंद्र सिंघानिया अपने बेटे देवेंद्र के साथ उनका स्वागत करने आगे आए। वेलकम देवराज अंकल, आप हमारे बुलाने पर पार्टी में शामिल हुए, ये हमारे लिए ऑनर की बात है। इस पर मिस्टर देवराज कपूर हंसते हुए बोले, अरे भाई, हमें तो आना ही था, वरना तुम्हारा ये खड़ूस बाप मुझे ऐसे ही थोड़ी ना जाने देता। क्या कहा तूने? मैं खड़ूस हूं तो फिर तू क्या है? मक्खी चूस। महेंद्र सिंघानिया थोड़ा नाराज होते हुए बोले। तो सब हंसने लगे। तो महेंद्र सिंघानिया थोड़ा सीरियस होते हुए बोले, तू अकेला आया है, तेरे दोनों बेटे कहाँ हैं? किसने कहा मैं अकेला आया हूं? मैं तो अपनी बुढ़ापे की लाठी अपने साथ लेकर आया हूं। ये मेरा बड़ा पोता है, निशांत। पिछले हफ्ते ही ऑस्ट्रेलिया से वापस आया है और अब से ये यहीं रहकर केएस ग्लोबल लिमिटेड को आगे लेकर जाएगा। कहते हुए देवराज जी काफी खुश नजर आ रहे थे। वही पार्टी में निशांत को देखते ही बातें शुरू हो गई थी। देवराज कपूर को सभी जानते थे। सिंघानिया की तरह ही कपूर्स फैमिली का ओहदा भी काफी ऊंचा था। इसके साथ ही महेंद्र सिंघानिया और देवराज कपूर एक टाइम जिगरी यार हुआ करते थे, मगर बिजनेस में एक दूसरे से कंपटीशन करते करते अब दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे को ताने कस देते हैं। वही लड़कियों ने पहले निशांत में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मगर जैसे ही उन्हें पता चला वो देवराज का बड़ा पोता है जो सालों से विदेश में था, तो उन्हें निशांत में अपना प्रिंस चार्मिंग नजर आने लगा। निशांत को देखते हुए महेंद्र सिंघानिया देवराज से जेलस हो रहे थे। उनके भी 3 पोते थे, मगर आज तक कोई भी उनके साथ किसी पार्टी में नहीं गया था। निशांत ने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ महेंद्र जी को ग्रीट किया और उनके बाद देवेंद्र जी को। पार्टी में सभी का ध्यान सिंघानिया और कपूर्स के ऊपर था। अनन्या भी ये सब अरसद के कमरे की खिड़की से देख रही थी। दादाजी, अचानक से एक लड़के ही आवाज आई। सभी से एक साथ उस तरफ देखा। एक गोरा चिट्ठा हैंडसम लड़का उनकी तरफ हाँफते हुए आ रहा था। उसे देखते ही अनन्या का मुंह बन गया। वो खुद से बोली, ये बेवकूफ बंदर यहाँ क्या कर रहा है? वही वो लड़का जिसकी उम्र 24 साल के करीब थी, मासूस सी शकल के साथ देवराज जी से बोला, सॉरी दादाजी, मैं फिर से लेट हो गया। तो देवराज जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बरखुरदार आप आ गए वही हमारे लिए बहुत है, वरना हमने तो आपके यहाँ आने की उम्मीद छोड़ दी थी। क्या दादाजी, आप फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? कहते हुए वो लड़का बहुत ही मासूम लग रहा था। उसे देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो निशांत ने कहा, ईशान अंकल को ग्रीट करो।
जी भाई। हेलो महेंद्र अंकल, हेलो देवेंद्र अंकल। ईशान ने अपनी मीठी आवाज में उन्हें ग्रीट किया और बड़े ही मासूमियत से आगे बोला, अंकल अर्थव भाई और अरशद भाई नजर नहीं आ रहे? क्या पिछली बार की तरह इस बार भी अरशद भाई पार्टी में शामिल नहीं होंगे? ये सुनने के बाद सभी की नजरें महेंद्र जी के ऊपर टिक गई। ज्यादातर लोग सिर्फ इस उम्मीद के साथ आए थे कि एक बार उन्हें अरशद से बात करने का मौका मिल जाए। जहां सबकी नजरें मिस्टर सिंघानिया पर थी, वही कोई था जिसकी गुस्से से भरी नजरें ईशान को देख रही थी। बेशरम इंसान, यहां भी शुरू हो गया। इसे यहां आने को किसने दिया? इसे तो जू में होना चाहिए था। चिढ़ते हुए अनन्या खुद में बड़बड़ाई। उसे ईशान की बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, मगर वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर उसे अच्छे से जज कर रही थी। वही महेंद्र जी अपनी शान को बचाने के लिए झूठी मुस्कान को अपने चेहरे पर बरकरार रखते हुए बोले, अरशद किसी जरूरी काम में फंस गया है, मगर उसने कहा है उसे जैसे ही टाइम मिलेगा वो पार्टी में शामिल हो जाएगा। अक्खी मुंबई जानती थी अरशद अपनी बात का कितना पक्का है। अगर उसने एक बार बोल दिया है वो आएगा तो वो जरूर पार्टी में आएगा। इसी बीच पार्टी में अर्थव अपने डैड रघुवेंद्र सिंघानिया के साथ आया। उसके आते ही पार्टी में चार चांद लग गए। अब तक जिन लड़कियों की नजर निशांत को देखते नहीं थक रही थी, अब वो कंफ्यूज होकर ये सोच रही थी, अर्थव ज्यादा हैंडसम है या निशांत? अर्थव एक एक करके सबसे मिलने लगा। निशांत एक कॉल अटेंड करने के लिए पार्टी हाल से कुछ समय के लिए बाहर चला गया था। जब वो अंदर आ रहा था, तब अनायास ही उसकी नजर सेकंड फ्लोर की विंडो पर चली गई। वो ध्यान से विंडो पर खड़ी लड़की को देखने की कोशिश करने लगा, मगर डिस्टेंस ज्यादा और रात का समय होने की वजह से उस लड़की का फेस क्लियर तो नहीं दिख रहा था, मगर कुछ तो था जिस वजह से वो खुद को उसे देखने से नहीं रोक पा रहा था। तभी अनन्या को भी एहसास हुआ कोई लगातार उसे देख रहा है। जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाई, उसकी नजर निशांत पर गई और उसने जल्दी से अपने कदम पीछे ले ली और विंडो पर कर्टन चढ़ा दिया। वही निशांत अभी भी सेकंड फ्लोर की विंडो को देख रहा था। तभी उसे ढूंढते हुए ईशान वहां आया और अपने भाई को पागलों की तरह खाली विंडो को देखता पाकर धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा और धीरे से फुसफुसाते हुए निशांत के कानों में बोला, भाई क्या आपने कोई चुड़ैल देख ली है? तो निशांत अपने ही ख्यालों में गुम बोला, चुड़ैल नहीं यार, वो तो परी थी। तो ईशान कंफ्यूज होते हुए खुद से बोला, परी? और एक बार फिर से उसने खिड़की की तरफ देखा और अपने बालों को खुजाते हुए बड़बड़ाया, फिर वो परी मुझे क्यों नहीं दिख रही? ये सुनकर निशांत अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आया और ईशान को अपने पास पाकर बोला, ईशान तू यहाँ? तो ईशान आंखें छोटी करके निशांत को घूरते हुए बोला, वही तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो निशांत नजरें चुराते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं भाई। ईशान एक पॉज लेते हुए बोला, क्या भाई, बताया था ना इंपॉर्टेंट कॉल थी, बस तो मैं यहाँ बात ही कर रहा था। फोन की तरफ इशारा करते हुए निशांत स्टिकटली बोला, हाँ तो ठीक है ना, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात थी? अब करो बात। ईशान मासूमियत से बोला और वहां से चला गया। निशांत ने एक बार फिर विंडो को देखा और ईशान के पीछे जाते हुए बोला, ईशान सॉरी, ईशान ईशान वेट फॉर मी ईशान। 3 घंटे बीत चुके थे। पार्टी अपने आखिरी चरम पर आ चुकी थी, मगर वो अभी तक नहीं आया था, जिसका इंतजार वहां मौजूद हर एक शख्स को था। अब सब आपस में सिंघानिया परिवार के बारे में बातें करने लगे। जब सिंघानिया परिवार ने ये सुना तो उनका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। रघुवेंद्र जी गुस्से में बोले, मैंने तो पहले ही कहा था वो नहीं आने वाला, आप सबने ही मेरी बात नहीं मानी। क्या ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा बकवास करना जरूरी है? थोड़ा गुस्से मगर धीरे से महेंद्र जी ने कहा। निशांत भी हर 5 मिनट में अपनी रिस्टवॉच में टाइम देख रहा था। उसके पार्टी में आने का मेन मकसद ही अरशद था। ऑस्ट्रेलिया में अपना बिजनेस सेटअप करते वक्त ही उसे अरशद के बारे में पता चला था और वो अरशद के वर्क प्रोग्रेस, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी अचीवमेंट से काफी इम्प्रेस्ड था। वो सिर्फ एक बार अरशद से मिलना चाहता था, मगर वो कभी भी उससे मिलने में कामयाब नहीं हुआ। आज एक बार फिर उसी उम्मीद के साथ वो यहाँ आया था।
अपने भाई को इतना बेसब्र होता देख ईशान बोला, मैंने तो आपको पहले ही बताया था, मगर आप ही मेरी बात नहीं माने। देख लेना, आज भी वो यहां नहीं आने वाले। तो निशांत भी फुल कॉन्फिडेंस से बोला, छोटे इस बार तू गलत और मैं सही हूं। एक बार एंट्रेंस की तरफ देख। एंट्रेंस की तरफ? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो दे। कहते कहते ईशान बीच में ही रुक गया। सामने से अरसद को आता देख उसका मुंह खुला का खुला रह गया। निशांत ने हंसते हुए ईशान की ठोड़ी ऊपर करने के बाद उसका मजाक बनाते हुए बोला, तो बताइए छोटे मियां, इस बार की आपकी भविष्यवाणी पूरी क्यों नहीं हुई? तो ईशान ने मुंह बनाकर अपने बड़े भाई को देखा और फिर वो भी हंसते हुए बोला, ज्यादा खुश मत होइए, वो भले ही यहां आ गए हैं मगर वो आपसे मिलेंगे नहीं। तो निशांत ईशान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कोई बात नहीं, आज सामने से देख लिया है, कल मिल भी लूंगा। वही पार्टी में लोगों की फुसफुसाने की आवाज तेज हो गई। लड़कियों की नजर अरसद को ही निहारे जा रही थी। पार्टी में आए आधे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने कभी सामने से अरसद को देखा ही नहीं था। सब अरसद से मिलना चाहते थे, मगर उसके साथ चल रहे डैनियल और मुन्ना को देखकर कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। इन सब के बीच अगर सबसे ज्यादा खुश कोई था तो वो खुद सिंघानिया परिवार। निया ने बड़े ही घमंड के साथ कहा, सो गर्ल्स, देख लो, आ गया तुम्हारे सपनों का प्रिंस चार्मिंग। इस पर अरसद की कजन पायल ने कहा, हाँ, मगर तुम सब बस भाई को सामने से देख सकती हो। हमारी भाभी बनने के बारे में कभी अपने सपनों में भी मत सोचना। और फिर दोनों बहनें एक दूसरे को हाई फाई देकर जोर जोर से हंसने लगी। दोनों की बात सुनकर सभी लड़कियों का चेहरा उतर गया। उन्हीं में से एक को बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो थोड़ा गुस्से में बोली, निया पायल, माना कि तुम दोनों हम सबसे अमीर हो और मिस्टर अरसद तुम्हारे भाई हैं, मगर एक बात याद रखना, इंसान चाहे जिस भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाए, चलने के लिए उसे अपने कदम जमीन पर रखने ही पड़ते हैं। ओह जस्ट शट अप, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम हमें सिंघानिया सिस्टर्स को इंस्ट्रक्शन दे सको। उस लड़की पर भड़कटे हुए पायल ने कहा। तो निया उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत कराते हुए बोली, तुम पायल, जस्ट इग्नोर हर। ऐसे भौंकने वाले कुत्ते तो हमें हर कदम पर मिलेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं हम सबके गले में पट्टा बांधते चले। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, मुस्कुराते हुए पायल ने कहा। ऑफ कोर्स आई एम, निया ने कहा और दोनों बहनें फिर से हंसने लगी। हाउ डिस्कस्टिंग यार, ये दोनों बहनें ऐसे कैसे किसी का मजाक बना सकती हैं? कुछ दूर खड़ी एक लड़की ये सब देखकर अपनी बगल वाली लड़की से बोली। तो दूसरी लड़की ने कोल्ड ड्रिंक का एक शिप लेते हुए कहा, वो दोनों बचपन से ही ऐसी है, तू उन्हें इग्नोर कर और पार्टी पर ध्यान दे। अच्छा श्रुति, मिस्टर अरसद और तेरे भाई बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना? हिचकिचाते हुए उस लड़की ने कहा। हाँ तो? ड्रिंक का एक और सिप लेते हुए श्रुति नॉर्मली बोली, तो क्या तू अपने भाई से बोलकर एक बार, सिर्फ एक बार मेरी मुलाकात मिस्टर अरसद से करा सकती है प्लीज? उस लड़की ने बड़ी ही हिम्मत जुटाकर ये बात कही। वही ये सुनकर श्रुति की आंखें हैरानी से बढ़ी हो गईं। अचानक से उसकी हैरानी गुस्से में बदल गई और वो उस लड़की पर फटते हुए बोली, ओह अब मैं समझी, तू आज तक मेरे साथ इसलिए थी ताकि मौका पाकर मुझसे अपना काम निकलवा सके। नहीं नहीं श्रुति, तू गलत उस लड़की ने कुछ कहना चाहा, मगर उसकी बात को बीच में काटते हुए श्रुति बोली, मैं गलत समझ रही हूं। हाँ, अगर मैं गलत हूं तो गलत ही सही। अब से तेरे और मेरे रास्ते अलग। खबरदार जो मेरे पीछे आने की कोशिश की। कहकर श्रुति गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसे जाता देख वो लड़की आह भरते हुए बोली, अरे यार, ये तो बुरा मान गई। लगता है अब मुझे कोई दूसरा बकरा फंसाना पड़ेगा। वही अरसद सबको इग्नोर करते हुए सीधे अपने दादाजी के पास जाकर उनके बगल में खड़ा हो गया। ये देखकर महेंद्र सिंघानिया का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अब भी उन्होंने चैन की सांस ली ही थी कि अरसद अपनी रिस्टवॉच में टाइम देखते हुए बोला, 5 मिनट बीत चुके हैं, अब आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। जो भी करना है जल्दी करिए, मुझे और भी जरूरी काम है। ये सुनकर मिस्टर सिंघानिया की छोटी आंखें गुस्से से और छोटी हो गई। अपने फेस पर मुस्कान बरकरार रखते हुए वो अरसद से बोले, क्या तुम अपने दादाजी के लिए यहां थोड़ा समय ज्यादा नहीं रुक सकते? नहीं, बिना समय गवाए अरसद ने कहा।
दादाजी के पास कुछ और बोलने को नहीं बचा था। उन्होंने देवेंद्र को केक कटिंग की अनाउंसमेंट करके का इशारा किया। वही रघुवेंद्र सिंघानिया और अर्थव महिद्र जी की दूसरी साइड में खड़े थे, मगर उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ केक कट हुआ। अर्थू ने सभी को केक खिलाया। वही अरशद बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था। करीब 5 मिनट बाद वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अब बाहर बजने में बस 20 मिनट बचे थे। अरशद सबसे पहले अनन्या के कमरे में गया। उसे वहां न पाकर अरशद अपने कमरे में आया और उसकी नज़र सोफे पर सो रही अनन्या पर गई। उसे देखते ही उसकी दिन भर की फ्रस्ट्रेशन, थकावट सब एक पल में गायब हो गई और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसे बिना जगाए अरशद एक कमरे में गया। हालांकि वो रूम नहीं बल्कि एक किचन था। उसने फ्रीज खोला और उसमें एक छोटा सा केक था। अनन्या पिछले 5 सालों से उसके हर बर्थडे पर केक बनाती थी, मगर उसने कभी खुद से अरशद को देने की हिम्मत नहीं की। हैप्पी बर्थडे, ये 2 शब्द बड़ी ही खूबसूरती से केक पर लिखे थे। अरशद केक लेकर रूम में वापस आ गया। केक टेबल पर रखते ही उसकी नज़र अनन्या के हाथों पर गई। अनन्या के हाथों में बॉक्स देखकर अरशद थोड़ा कंफ्यूज था। उसने पहले कभी ये बॉक्स अनन्या के पास नहीं देखा था। उसने जैसे ही वो बॉक्स उसके हाथों से लेना चाहा, वैसे ही अनन्या हड़बड़ाते हुए उठी और उसने वो बॉक्स अपने पीछे छुपा लिया। आपसे मिलेंगे नहीं, तो निशांत ईशान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कोई बात नहीं, आज सामने से देख लिया है, कल मिल भी लूंगा। वही पार्टी में लोगों की फुसफुसाने की आवाज तेज हो गई। लड़कियों की नज़र अरशद को ही निहारे जा रही थी। पार्टी में आए आधे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने कभी सामने से अरशद को देखा ही नहीं था। सब अरशद से मिलना चाहते थे, मगर उसके साथ चल रहे डैनियल और मुन्ना को देखकर कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। इन सब के बीच अगर सबसे ज्यादा खुश कोई था तो वो खुद सिंघानिया परिवार। निया ने बड़े ही घमंड के साथ कहा, सो गर्ल्स, देख लो आ गया तुम्हारे सपनों का प्रिंस चार्मिंग। इस पर अरशद की कजन पायल ने कहा, हाँ मगर तुम सब बस भाई को सामने से देख सकती हो। हमारी भाभी बनने के बारे में कभी अपने सपनों में भी मत सोचना। और फिर दोनों बहनें एक दूसरे को हाई फाई देकर जोर जोर से हंसने लगी। दोनों की बात सुनकर सभी लड़कियों का चेहरा उतर गया। उन्हीं में से एक को बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो थोड़ा गुस्से में बोली, निया पायल माना कि तुम दोनों हम सबसे अमीर हो और मिस्टर अरशद तुम्हारे भाई हैं, मगर एक बात याद रखना, इंसान चाहे जिस भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाए, चलने के लिए उसे अपने कदम जमीन पर रखने ही पड़ते हैं। ओह जस्ट शट अप, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम हमें सिंघानिया सिस्टर्स को इंस्ट्रक्शन दे सको। उस लड़की पर भड़कटे हुए पायल ने कहा तो निया उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत कराते हुए बोली, तुम पायल जस्ट इग्नोर हर। ऐसे भौंकने वाले कुत्ते तो हमें हर कदम पर मिलेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं हम सबके गले में पट्टा बांधते चले। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, मुस्कुराते हुए पायल ने कहा। ऑफ कोर्स आई एम, निया ने कहा और दोनों बहनें फिर से हंसने लगी। हाउ डिस्कस्टिंग यार, ये दोनों बहनें ऐसे कैसे किसी का मजाक बना सकती हैं। कुछ दूर खड़ी एक लड़की ये सब देखकर अपनी बगल वाली लड़की से बोली, तो दूसरी लड़की ने कोल्ड ड्रिंक का एक शिप लेते हुए कहा, वो दोनों बचपन से ही ऐसी है, तू उन्हें इग्नोर कर और पार्टी पर ध्यान दे। अच्छा श्रुति, मिस्टर अरशद और तेरे भाई बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना? हिचकिचाते हुए उस लड़की ने कहा। हाँ तो? ड्रिंक का एक और सिप लेते हुए श्रुति नॉर्मली बोली, तो क्या तू अपने भाई से बोलकर एक बार, सिर्फ एक बार मेरी मुलाकात मिस्टर अरशद से करा सकती है प्लीज? उस लड़की ने बड़ी ही हिम्मत जुटाकर ये बात कही। वही ये सुनकर श्रुति की आंखें हैरानी से बढ़ी हो गईं। अचानक से उसकी हैरानी गुस्से में बदल गई और वो उस लड़की पर फटते हुए बोली, ओह अब मैं समझी, तू आज तक मेरे साथ इसलिए थी ताकि मौका पाकर मुझसे अपना काम निकलवा सके। नहीं नहीं श्रुति, तू गलत उस लड़की ने कुछ कहना चाहा, मगर उसकी बात को बीच में काटते हुए श्रुति बोली, मैं गलत समझ रही हूं। हाँ, अगर मैं गलत हूं तो गलत ही सही। अब से तेरे और मेरे रास्ते अलग। खबरदार जो मेरे पीछे आने की कोशिश की। कहकर श्रुति गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसे जाता देख वो लड़की आह भरते हुए बोली,
अरे यार, ये तो बुरा मान गई। लगता है अब मुझे कोई दूसरा बकरा फंसाना पड़ेगा। वही अरशद सबको इग्नोर करते हुए सीधे अपने दादाजी के पास जाकर उनके बगल में खड़ा हो गया। ये देखकर महेंद्र सिंघानिया का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अब भी उन्होंने चैन की सांस ली ही थी कि अरशद अपनी रिस्टवॉच में टाइम देखते हुए बोला, 5 मिनट बीत चुके हैं, अब आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। जो भी करना है जल्दी करिए, मुझे और भी जरूरी काम है। ये सुनकर मिस्टर सिंघानिया की छोटी आंखें गुस्से से और छोटी हो गई। अपने फेस पर मुस्कान बरकरार रखते हुए वो अरशद से बोले, क्या तुम अपने दादाजी के लिए यहां थोड़ा समय ज्यादा नहीं रुक सकते? नहीं। बिना समय गवाए अरशद ने कहा। दादाजी के पास कुछ और बोलने को नहीं बचा था। उन्होंने देवेंद्र को केक कटिंग की अनाउंसमेंट करके का इशारा किया। वही रघुवेंद्र सिंघानिया और अर्थव महेंद्र जी की दूसरी साइड में खड़े थे, मगर उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ केक कट हुआ। अर्थू ने सभी को केक खिलाया। वही अरशद बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था। करीब 5 मिनट बाद वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अब बाहर बजने में बस 20 मिनट बचे थे। अरशद सबसे पहले अनन्या के कमरे में गया। उसे वहां न पाकर अरशद अपने कमरे में आया और उसकी नज़र सोफे पर सो रही अनन्या पर गई। उसे देखते ही उसकी दिन भर की फ्रस्ट्रेशन, थकावट सब एक पल में गायब हो गई और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसे बिना जगाए अरशद एक कमरे में गया। हालांकि वो रूम नहीं बल्कि एक किचन था। उसने फ्रीज खोला और उसमें एक छोटा सा केक था। अनन्या पिछले 5 सालों से उसके हर बर्थडे पर केक बनाती थी, मगर उसने कभी खुद से अरशद को देने की हिम्मत नहीं की। हैप्पी बर्थडे, ये 2 शब्द बड़ी ही खूबसूरती से केक पर लिखे थे। अरशद केक लेकर रूम में वापस आ गया। केक टेबल पर रखते ही उसकी नज़र अनन्या के हाथों पर गई। अनन्या के हाथों में बॉक्स देखकर अरशद थोड़ा कंफ्यूज था। उसने पहले कभी ये बॉक्स अनन्या के पास नहीं देखा था। उसने जैसे ही वो बॉक्स उसके हाथों से लेना चाहा, वैसे ही अनन्या हड़बड़ाते हुए उठी और उसने वो बॉक्स अपने पीछे छुपा लिया।